ठीक है, साउंड क्लियर है ना मेरा सबको? हेलो, साउंड क्लियर है ना? ओके। अच्छा देखो सर, गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से, अगर बाई चांस मैंने किसी को गुड मॉर्निंग नहीं किया तो ठीक है सर। अच्छा देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे, लास्ट दिन हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशंस का पूरा ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया था। ओवरव्यू के साथ साथ 44 AB का भी एक एरिया कवर किया था, फिर से उसका एरिया आएगा फिर से। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि बीपी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस में जैसे कि पीएल को बेसिकली सॉल्व करना होता है, मतलब एक पीएल रहता है, वो मेन सम्स होता है ऐसा। ये जो सम्स मैंने कराया ये एक मीडियम टाइप ऑफ सम्स था, मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, बट एक कंप्लीशन था कि हाँ ऐसा होता है। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिल्ड करते हैं और उसके बेसिस पे वो जो अपना नेट प्रॉफिट दिखाते हैं या फिर जो टैक्स लायबिलिटी वो शो करता है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब बिजनेसमैन अपने हिसाब करते हैं एज पर अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करके, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिस्टम थोड़ा अलग मानते हैं। जो खर्चा बिजनेसमैन खर्चा बोलना चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना होता है नहीं ये खर्चा हमें नहीं दिखा सकते आप, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल बहुत सारा ऐसे एडजस्टमेंट देखा, लाइक प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशंस, वैराइटीज ऑफ था जो आप लोगों ने कल भी देखा था क्लास में। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में मेनली हम लोगों को क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, मैं आगे आगे सब डिस्कस करूंगा। ऐसे तो आज मैं पूरा प्रोफॉर्मा को डील करूंगा, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, कि क्या क्या डिटेल्स डिस्कस करना चाहिए बिजनेस एंड प्रोफेशन सेट में, जिसके ऊपर हम लोगों को मतलब छोटा सा लेके एकदम इतना बड़ा तक जितना सारा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का जिस तरह का एग्जाम मॉडल्स आजकल चल रहा है ना सर, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, हमें डिटेल्स जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज क्या कर रहे हैं, चलिए सर प्रोफॉर्मा स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलो लास्ट दिन का क्वेश्चंस का एक पार्ट मुझे पता है कि टैक्स लायबिलिटी वाला मैंने घर में दिया था करने को, वो मैं सॉल्व कराता हूँ। लेकिन पहले मैं बीपी का प्रोविजंस को एक बार आप लोगों को पहले ठीक से बोल देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, फिर मैं ये प्रोविजंस का नोट्स आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर प्रोफार्मा ऑफ और कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम अंडर द प्रॉफिट्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस? इसको बाद में क्या करना है ना सर, मैं तो अभी इसको सिर्फ आपको पढ़ा देता हूँ। जितना सारा प्रोविजंस बीपी के अंदर छुपा हुआ होता है वो सारा का सारा एक स्मॉल एरिया में डील हो जाएगा। इवन बीपी का जो भी क्वेश्चंस होता है ना, वो क्वेश्चंस एक्सेप्ट डिप्रिसिएशन एंड ब्लॉक ऑफ एसेट्स का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जो एसेट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसको मैं बाद में डील करूंगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन मैं डील करूंगा उसको, बट उससे पहले ना एक बार पूरा देख लेते हैं सर कि पूरा बीपी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस, मतलब क्या क्या एरिया को कवर किया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है। मेन एरिया क्या है, रेक्टिफाई करना। हमें बीबी को रेक्टिफाई करना है कि जो भी इनकम टैक्स वाले बोलेंगे, सॉरी जो भी अकाउंट्स मतलब बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स में बोलेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशंस को कैलकुलेट करने के टाइम पे इनकम टैक्स वाले क्या चाहते हैं हम लोगों से, चाहे वो आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज हो, जब भी आप अपना क्लाइंट का बिजनेस कैलकुलेशंस करोगे ना, तो आपको ये सब मैटर मेंटेन करके ही इसका हिसाब किताब करना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपको टैक्स भी भरना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है। तो चलो सर, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर? हाँ सर। ओके सर, तो देखो सर ध्यान से, क्या क्या पॉइंट डिटेल्स पे डिस्कशंस होना चाहिए प्रोफार्मा के अंदर, मतलब जो एक्चुअली कैलकुलेशंस करने का तरीका भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग कल वाला क्लास में जो देख लिया ना, उसके बाद ये समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोफार्मा नहीं करा रहे, ऑलरेडी इसी तरह का प्रोफार्मा का यूज हम लोग कल वाला क्वेश्चंस में भी कर लिए थे, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल्स में, तो ऐसा बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कवर, मतलब एक क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ है, जो मैं यहाँ कवर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले क्या होता है सर बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे, कल वाला क्लास का एक कंटिन्यूएशन को दिमाग पे रखते हुए चलना। आपके पास क्या नोन था सर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नोन था ना आपको?
और ये नोन रहेगा। ये जब भी, क्योंकि ये क्यों नोन रहेगा, कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों नोन होना चाहिए? मतलब आपको ये पता होना कैसे चाहिए? मतलब क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्यों सर? बिकॉज उस पे ही तो टैक्सेशन करेंगे ना। थैंक यू सर। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग तो इनकम टैक्स वाले हैं ना, हम लोग अभी अकाउंट्स वाले नहीं है, ठीक है? तो अकाउंट्स वाले तो अपना काम कर देता है और उसके बेसिस में ही तो इनकम टैक्स भरना पड़ता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हम लोग जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशंस कर रहे हैं या फिर वी आर इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट, ओके। लेकिन जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा है, तो हमारा काम तो खत्म, मतलब अकाउंट्स का काम तो खत्म। तो जैसे अकाउंटेंट अपना काम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ही वो जो पीएल, उसी का पीएल को लेके ही तो कंपनी देखेगा कि ना कि कितना टैक्स लायबिलिटीज आ रहा है। जैसे हम लोगों ने कल वाला क्वेश्चंस में देखा था कि 2 लाख का इसका प्रॉफिट है और हम लोग इसी 2 लाख का प्रॉफिट को लेके हम लोग अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किए। आई होप ये तो हो या एकदम कल का ही बात है, तो ज़्यादा चिंता का विषय तो एकदम नहीं है। तो देखिए, तो जस्ट इसी पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर हम लोगों ने एक इजी मेथड अपनाया कि जो अलाउड है उसको टच नहीं करना है। बड़ा इजी मेथड समझ, इजी एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि क्या समझे थे सर, कि जो अलाउड है उसको टच नहीं करना है। बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है? जो अलाउड खर्चा है, जो अलाउड इनकम है, उसको क्यों टच करें? बिकॉज वो तो सही है। तो फिर क्या करना है? जो डिसअलाउड है उसी को लेके काम करना है। इसीलिए हम लोगों ने जब कैलकुलेशंस करना चालू किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर पीएल के साथ एक्सपेंडिचर पहले हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। फिर हम लोगों ने दूसरा एक पॉइंट पे हम लोग क्या किया सर, लेस क्या किया, इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड और एग्जेम्प्टेड, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट था और एक अलग से डिप्रिसिएशंस को अलग से डील किए, बिकॉज वो ना ही हमारा एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड में आता है, एक्चुअली उसका एक एडजस्टमेंट था। तो इस तरह का एडजस्टमेंट को हमें क्या कर देना चाहिए था, लेस कर देना चाहिए था। तो क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है, इसका हिसाब किताब आज पक्का करेंगे सर, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ने दो, फिर और समझ में आ जाएगा। तो जैसे कल का जो 2 लाख था वही यहाँ पर अमाउंट के हिसाब से आप देख रहे हो, ठीक है? इसके साथ ऐड क्या होना चाहिए, पहले मैं एडिशंस में क्या क्या है पहले एक बार देख लेते हैं। लेकिन इसका पीछे का कारण देखना, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट अलाउड। मतलब बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्मेट में, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। क्या सर ये लैंग्वेज सही है कि नहीं है? ये जो इतना बड़ा बात बोला है, सही बोला है, डिटेल्स में बोलना चाहिए, बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये भी बोल सकते हैं ना, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट अलाउएबल, दैट मींस वी कैन से कि एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। क्या बात कहना गलत होगा? बोलो ना सर। अब अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो प्लीज मुझे रेस्पॉन्स करना। हाँ, क्या हो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ओके, तो बेसिकली वही हो गया सर, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, ठीक है? तो एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है? इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे डिप्रिसिएशन, ठीक है? डिप्रिसिएशन को एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, ठीक है, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग कल के क्वेश्चंस में भी देखना, हम लोग ऐड कर दिए थे, ठीक है? फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स डिसअलाउड है, हम लोगों ने कल ये भी देखा था सर, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2। ये सेक्शन के तहत इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के टाइम पे आप इनकम टैक्स को क्या नहीं कर सकते सर, लेस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये कंप्लीटली डिसअलाउड है। आप इनकम टैक्स का हिसाब करोगे और इनकम टैक्स को ही लेस कर दोगे क्योंकि वो आपका खर्चा हो रहा है, नहीं सर, ये अलाउड नहीं है, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, याद रखिएगा। हाँ, और भी बहुत सारा है, ये तो बस शुरुआत है सर। 30% ऑफ सम पेबल, याद रखिएगा सर, कुछ कुछ परसेंटेज भी बड़ा पॉपुलर परसेंटेज है और फिक्स परसेंटेज है। 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस का बात कर रहा है। 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स, रेसिडेंट मतलब आप लोग जानते हो एज पर इनकम टैक्स, जो लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़े उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर कर देगा। 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस में जो रेसिडेंट मतलब इंडिया का जो रेसिडेंट बन रहा है सर, जो इंडिया के रेसिडेंट है मतलब वो ग्लोबल इनकम में टैक्स देता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना ग्लोबल पे नहीं जाएंगे, सिंपल सर, जो इंडिया का रेसिडेंट है 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेड
tax is not deducted at source or has not been remitted on or before the date under section 139 subsection 1 and after deductions disallowed under section 40A subsection IA, the same is allowable in the year in which the tax is deducted and remitted. मतलब अगर सिंपल बोला जाए कि आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा। जो मैंने आपको कल का एक क्वेश्चंस में भी टीडीएस का एक एरिया दिया था कि अगर कोई रेसिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी रेसिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं व्हिच इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स और हैज नॉट बीन रिमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट का चर्चा करेंगे सर, ड्यू डेट का क्या होता है ना, ये 139 सबसेक्शन 1 वगैरह का एक ना पूरा डिटेल्स लिस्ट है, मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, वो एक चैप्टर है कि किस डेट में टैक्स भर देना चाहिए, ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट का ना एक पूरा लंबा एमसीक्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो ये ड्यू डेट में बात करूंगा मैं, ठीक है। ये टैक्स का टैक्स जमा करने का अलग अलग डेट माना जाता है कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये वहां पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि ये टैक्स जमा करने का जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो नॉट बीन रिमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से पहले भी वो अगर वो टीडीएस का अमाउंट रिमिट नहीं किया गया तो वो आफ्टर डिडक्शंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन IA, द सेम इज अलाउबल इन द ईयर इन व्हिच डिडक्टेड एंड रिमिटेड। मतलब जिस ईयर में आप रिमिटेड करोगे उसी ईयर में अलाउ करेगा, अगर नहीं करोगे तो दूसरे ईयर में डिसअलाउड कर देगा, ठीक है। ये सब और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और करेंगे ना सर, तब आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग करेंटली बस इतना याद रखो, 30% टीडीएस पेमेंट अगर नहीं किया है और पेमेंट भी नहीं किया है ड्यू डेट से पहले तो वो डिसअलाउड है। और क्या बोला एक पॉइंट, द सेम इज अलाउबल, मतलब ये 30% टीडीएस का जो मतलब किसी को टीडीएस पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट हम डिसअलाउड कर सकते हैं इन द ईयर इन व्हिच द टैक्स इज डिडक्टेड। अगर टीडीएस काटा तो अलाउड है, अगर टीडीएस नहीं काटा तो अलाउड नहीं है। बस यही सिंपल बात इस पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझाना चाहता है। बाकी सर आगे जब और चर्चा बढ़ेंगे ना तो और आपको मतलब और कैलकुलेशंस करेंगे तो और समझ में आता जाएगा। फिलहाल ये सब एरिया क्या चल रहा है सर, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, मतलब आपके लिए खर्चा है। अरे आपका कंपनी किसी को एक्सपेंडिचर मतलब किसी को सैलरी पे कर रहा है तो वो कंपनी के लिए खर्चा है, बट अगर उस पर्टिकुलर खर्चा में अगर आप टीडीएस काटने का प्रोविजन था, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस काटने का प्रोविजन था बट आपने टीडीएस नहीं काटा, इन सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐसा केसेस है जैसे कल वाला क्वेश्चन में भी ऐसे एक छोटा सा प्रोविजन था तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो अलाउड नहीं करेगा। लेकिन ये अलाउड हो सकता है अगर टीडीएस अगर आप काटते हो तो, लेकिन उसी ईयर में जिस ईयर में वो डिडक्टेड होगा और रेमिटेड भी होगा। आई होप समझ में आ रहा है सर, ठीक है। आगे चलो बढ़ते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स सर्विस और फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। आई होप इसके बारे में भी कल वाला क्लास में डिस्कशन हुआ था। हाँ सर, ये वाला पॉइंट में भी डिस्कशन हुआ था ना, ये देखो सर क्वेश्चंस के अंदर था ना, ये जो क्या था बोलो, आप ही लोग बोलो ना, ये हमारा एक परचेस अमाउंट था मोस्ट प्रोबेबली, ये देखो सर दिख रहा है क्या सबको, कल वाला क्वेश्चन तो कॉपी में भी है। परचेस इंक्लूड ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 फ्रॉम रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू 50,000, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ना। फिर से एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, आपने कोई खर्चा किया, बात को समझना कि बिजनेसमैन कहाँ गड़बड़ घोटाला करने का कोशिश करता है। वो गड़बड़ क्यों करेगा, बिकॉज वो हमेशा चाहेगा कि सर वो टैक्स कम पे करे। आप लोग पहले ना बात को समझो कि वो हमेशा चाहेगा कि वो टैक्स कम पे करे, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि अपना नेट प्रॉफिट को कम शो करने का कोशिश करेगा इन जनरल, ओके। इन जनरल केसेस में वो अपना नेट प्रॉफिट को कम शो करने का कोशिश करेगा और उसके लिए वो बहुत दिमाग लगाएगा। तो बोलते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स सर्विस और फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्संस टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। समझ में आ रहा है ना? इन द ओपिनियन ऑफ एओ, एओ मींस असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर है ना सर, वो बाद में मतलब उनके हिसाब से भी वो जब बाद में रेड करता है या फिर चेक करता है तो उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जब भी अकाउंट्स का ऑडिट होता है, सॉरी टैक्स का ऑडिट होता है, ऑडिट में भी पकड़ा जाता है, तो ये असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से कि जो असेस कर रहा है, असेस करना मतलब जो चेक कर रहा है, ठीक है, जो चेक कर रहा है कैलकुलेशंस करने के टाइम, उनको अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर सर्विस का मार्केट में इतना रेट में सेल नहीं होता है तो वो आपको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, आपको पूछताछ करेगा कि नहीं करेगा। मतलब अगर आप 50,000 का चीज को 80,000 में बेचोगे, 50,000 का प्रोडक्ट अगर आप 80,000 में बेचोगे तो नॉर्मल इंसान तो लेगा नहीं, है ना सर? बोलो ना,
क्या नॉर्मल कोई इंसान लेगा 50,000 का प्रोडक्ट? एकमात्र आप किसके, तो फिर इसके अगेंस्ट में आप बिल भी शो कर रहे हो। मजा का बात क्या है, आप वाउचर भी सेल कर रहे हो, मतलब दिखा रहे हो कि भाई देखो मेरे पास सेल वाउचर या परचेज वाउचर है, ठीक है। तो आप जब सेल वाउचर दिखा रहे हो ना, तो सेल वाउचर दिखाने से आप प्रूव करा सकते हो कि हाँ देखो मेरा तो इतने का सेल हुआ है। लेकिन सवाल है कि कुछ कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए ना। कॉमन सेंस नहीं होगा तो फिर बिजनेस तो मतलब जो बंदा एसेस करने जा रहा है, जो टैक्स ऑफिसर्स या जो टैक्स ऑडिटर है, वो जब एसेस करने जा रहे हैं उनको तो कुछ तो दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रेट चलता है। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं जो हम लोग मार्केट में चारों तरफ मतलब बिजनेस एरिया में जो करप्शन देखते हैं ना, करप्शन ऐसे नहीं होता। करप्शन पकड़ने वाला का दिमाग भी उतना होना चाहिए, और कोई दिमाग वाला नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से ऑफिसर्स बनेगा। तो दिमाग होना चाहिए कि किस चीज का क्या रेट होना चाहिए मार्केट में। मतलब आपको ना बहुत ज्यादा क्या बोलूं सर, मतलब एक ओवरऑल नॉलेज सबके अंदर बहुत जरूरी है। ओवरऑल नॉलेज मतलब हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ जानकारी रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप ये सब पकड़ सकते हो। नहीं तो सर वो कोई कुछ नहीं, करप्शन होके निकल के चला जाएगा। ओके, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट और पेमेंट, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स टू ए पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000 इन ए सिंगल डे। जो शायद कल ये वाला बात ये भी कर रहा था जियाउल मोस्ट प्रोबब्ली। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, में तो एक सिंगल पेमेंट हो सकता है या फिर कुल मिला के एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स हो सकता है, टू अ पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ सिंगल डे इज मेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS, through bank account or through such other prescribed electronic mode like debit card, credit card, net banking, RTGS, NEFT, IMPS, भीम, आधार पे। आजकल ये सब होता है ना सर, आजकल ये सब हो रहा है ना। ये लास्ट वाला जो एरिया है आप लोग तो सभी जानते हो, ये भीम, UPI, आधार पे, ये सब तो आप लोग जानते हो ना सर। है दादा। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर कभी भी आप किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करते हो जिसमें या फिर आप नॉर्मल पेमेंट कर रहे हो या फिर एग्रीगेट में पेमेंट कर रहे हो टू अ पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000 इन ए सिंगल डे, सिंगल डे में पेमेंट कर रहे हो, 10,000 से ज्यादा अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और वो अमाउंट आप ये सब मोड छोड़ के मतलब कैश में कर रहे हो, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब अगर ये सब मोड में करोगे तो ठीक है, अगर ये सब मोड में नहीं करोगे तो फिर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ, ओके, मतलब कैश में करोगे तो फिर वो डिसअलाउड कर देगा, ठीक है। बिकॉज आप इस तरह से खर्चा करोगे, मतलब पेमेंट करोगे तो फिर आपको डिसअलाउड अलाउ करेगा खर्चा। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में किसी को पेमेंट कर रहे हो और उसका पर डे के हिसाब से किसी को पेमेंट कर रहे हो और वो अभी कैश में कर रहे हो ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक मनी का तो सोर्स इसी तरह से बढ़ता है। अरे सर आप लोग इसका खबर जानते हो, वो क्या बोलते हैं, दाऊद इब्राहिम के बारे में सुने हो? अरे जो घोटाले का मतलब डॉन है सर, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर माना जाता है। इतना बड़ा स्मगलर तो वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ आज तक। जानते हो आप लोग ये दाऊद इब्राहिम क्या काम करता था? सीरियसली कनेक्टेड पॉइंट है, तभी मैं बात को उठाया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों गवर्नमेंट प्रोविजंस को क्यों इनबिल्ड करता है। डू एनीवन नो सर ये दाऊद इब्राहिम का काम क्या था? सर आप तो डराने वाला बात कर रहे हो। अरे नहीं, कोई डराने वाला बात नहीं है, ये तो बस एक नॉलेज का बात है। आप लोग जानते हो कि नहीं, बोलो ना कि दाऊद इब्राहिम क्या करता था वो? हवाला। हवाला क्या होता है हवाला में? लेगाज। देखो सर मैं आपको हवाला दिखाता हूँ। हवाला एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन, देखो हवाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली कैश ट्रांजैक्शंस में ही ना, ये एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है हवाला। तो ये कैश ट्रांजैक्शंस में ही ना हवाला का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाता है। हवाला कैश भी नहीं लगाता, वो क्या लगाता है वही जाने, ठीक है। इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम, ये देखो हवाला और हिवाला, ठीक है। Somali is a popular and informal value transfer system based not on the movement of cash or on telegraph or computer network wire transfer between banks, but instead on the performance and on honor of a huge network of money brokers known as havaladars. While havaladars are spread throughout the world, they are primarily located in the Middle East, North Africa, and Horn of Africa, and the Indian subcontinent, operating outside or parallel to traditional banking, financial channels, and remittance systems. Hawala follows Islamic traditions, but it is used not limited to Muslims. ठीक है, मतलब ये सिस्टम इस्लामिक वर्ल्ड में ज्यादा देखा जाता था,
बट अभी जब से ये दाऊद इब्राहिम इसको पॉपुलर किया है ना, तब से ये पूरा दुनिया भर में इसको, मतलब फिर यूरोपियन वर्ल्ड्स, इंडिया में भी बहुत लोग इसको यूज करना चालू कर दिया। तो बहुत भयंकर टाइप का एक सिस्टम बनाया था ये ब्लैक मनी को रोटेट करने का। ये देखो सर, कौन किसको पेमेंट कर रहा है, कौन किसको पेमेंट कर रहा है, फिर कौन किसको पेमेंट कर रहा है, पूरा नेटवर्किंग सिस्टम से करता था। यही सब रीजंस है बेसिकली, यही सब मेनली रीजंस है जो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को, मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अंदर इसको लाया। मैं बस आपको हवाला का एग्जांपल इसलिए बोला ताकि आप थोड़ा सा अंदर समझो कि क्या कॉन्सेप्ट छुपा रहता है कि गवर्नमेंट इतना टफ क्यों होता है। मतलब मन में मेरा तो सवाल आता रहता था हमेशा कि 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली पहले ही ना ये कुछ खराब लोग ना सोसाइटी को खराब करके रखा था, और इसके कारण पूरा खतरनाक हालत हो गया था। मुंबई तो एक टाइम पे इन्हीं के राज में चलता था अप टू 2000 तक। इवन आज भी बोला जाता है कहीं कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बट 2000 तक तो मुंबई का हालत बहुत खराब था, अप टू 2000। चलो सर कोई बात नहीं। तो ये अमाउंट भी आपको डिसअलाउड कर देगा अगर 10,000 से ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट करते हो सिंगल डे में, एग्रीगेट में। एक्सेप्ट ये सब वे में करोगे तो ठीक है, नो इशू, मतलब पेमेंट का प्रॉपर जरिया है तो नो प्रॉब्लम, जिसके पास गवर्नमेंट के पास प्रूफ रहेगा। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं सर, मैं कल भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था ना यस्टरडे कि गवर्नमेंट चाहता है कैशलेस इकोनॉमी। सर आप लोग क्या सोचते हो, कैशलेस इकोनॉमी पॉसिबल है इंडिया में? बोलो ना सर, इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी पॉसिबल है? सर अर्बन एरिया में पॉसिबल है, बट रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि रूरल एरिया में भी अगर कोशिश करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि अर्बन एरिया में तो भीड़ ज्यादा है। और भीड़ का प्रॉब्लम क्या है, रूरल में तो काम धंधा नहीं है इंडिया में। रूरल में तो लोगों के पास काम धंधा प्रॉपरली है नहीं, सब शहर में आके रहते हैं। और शहर में रूरल का मैक्सिमम लोग तो शहर में ही रहते हैं। फिर भी रूरल एरिया को अगर स्मार्टली बनाया जाए ना, बन सकता है। मतलब मैं तेरे को काट नहीं रहा हूँ, तो सही बोल रहा है कि अर्बन में होने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अगर हो सकता है तो गांव में ही हो सकता है, बिकॉज गांव में पॉपुलेशन कम है। गांव में मतलब पॉपुलेशन का जो ये है ना सर, मतलब स्प्रेड है वो काफी लो है, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को स्प्रेड अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पता नहीं कैसे करेगा, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही इंडिया का प्रॉब्लम है। पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है ना वो सिर्फ शहर ओरिएंटेड है, लेकिन सिर्फ दुनिया का मतलब जो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड है ना सर, वो गांव में बसा हुआ है। जितना जल्दी हम लोग बात को समझेंगे उतना जल्दी डेवलपमेंट होगा, पता नहीं कैसे होगा, बट यू आर राइट, शहर में भी पॉसिबल है, गांव में तो कुछ नहीं है। ओके, certain sums payable by the assessee which have not been paid during the relevant previous year। ध्यान से सुनना सर, certain sums payable by the assessee which have not been paid during the relevant previous year in which the liability was incurred on or before the due date for filing return under section 139 subsection 1 in respect of that previous year disallowed। मतलब क्या हुआ सर? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको कुछ अमाउंट पे करना था, certain sums payable by the assessee which have not been paid during the relevant previous year। मतलब जिस साल का खर्चा था उस साल में आप खर्चा नहीं कर पाए। ठीक है, in which the liability was incurred, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में लायबिलिटी इनकर्ड हुआ था उस पर्टिकुलर ईयर में आपने लायबिलिटी नहीं दे पाया। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, इवन फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग जो 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है उससे पहले भी आप नहीं कर पाए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो वो खर्चा अगर आपने खर्चा नहीं कर पाया तो उसको भी आप यहाँ पर खर्चा के हिसाब से नहीं दिखा सकते। आप समझ में आया? सपोज 2019-20 का एक खर्चा था, ठीक है, 2019-20 का एक पेबल अमाउंट था, और वो पेबल अमाउंट आप 2019-20 में नहीं कर पाए, लेकिन वो उसी ईयर का खर्चा था। इवन रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया, मतलब इनकम टैक्स का जो पेमेंट करने का टाइम भी आ गया, तब भी आप नहीं कर पाए, ड्यू डेट से भी पहले नहीं कर पाए, लेकिन खर्चा था, ड्यू खर्चा था, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक्चुअल बेसिस कॉस्ट खर्चा था। क्या आप उसको दिखा सकते हो? खर्चा हुआ नहीं है तो क्या आप इनकम टैक्स में शो कर सकते हो, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अगर ऐसा खर्चा है, अकाउंट तो इसको खर्चा दिखा देगा ना सर। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो कि मेरा पेबल अमाउंट है, अकाउंट्स तो ड्यू बेसिस में चलता है ना। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर किस सिस्टम में है? एक्रूअल बेसिस में है। ये सुनो सर, एक्रूअल सिस्टम भी अकाउंट्स करते हैं ना, तो एक्रूअल सिस्टम में अकाउंट्स तो उसका खर्चा दिखा देगा, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं नहीं, आप ऐसा खर्चा नहीं दिखा सकते, जो खर्चा आपने पे नहीं किया वो खर्चा आप पीएल में शो नहीं कर सकते।
तो ये अकाउंट्स के साथ टैक्स का बहुत झगड़ा है सर, बहुत झगड़ा है। अब ये झगड़ा के चक्कर में हम लोगों का दिमाग खराब रहता है। अच्छा, मैं एक बार सबको पूछना चाहता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोविजन है सर। इनकम टैक्स में दिमाग प्रोविजंस पे ही लगाना चाहिए। सम्स तो करेंगे ना, आपको लगेगा कि सब हो गया, बट अगर आप प्रोविजन से दूर भागते जाओगे तो आप इनकम टैक्स में पागल हो जाओगे। तो प्रोविजंस को ये मैं इसीलिए मेहनत करता हूँ प्रोविजंस पढ़ाने से पीछे, क्योंकि प्रोविजंस ही सब कुछ है। जिसको प्रोविजन पता है वो इनकम टैक्स में राजा, और जिसको प्रोविजंस के साथ नाता नहीं है ना, वो कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, वो हवा में घूमता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? प्लीज टेल मी सर। विशाल, प्रिया, प्रीति, बोलो सर। प्रियोतमा, सबको समझ आ रहा है? रोशनी, हाँ, कि हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स वाले, रेक्टिफाई मतलब क्या, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने गलत बनाया था अकाउंटेंसी वाला? अरे नहीं सर, वो अकाउंट्स एज पर अकाउंट सिस्टम था, पर इनकम टैक्स वाले अपना हिसाब लगाते हैं, और हिसाब लगाने के पीछे इनका अपना अपना लॉजिक है, वो अपने लॉजिक से चलता है, तो वो उनका लॉजिक को यूज करके अपना प्रोविजंस बनाया है। ठीक है सर, तो इसी प्रोविजंस को हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या अमाउंट पीएल के साथ ऐड हो जाना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग एक एक करके देखते जा रहे हैं सर, एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो यही सब चीजें आप लोगों को याद भी रखना होगा, आपके सामने अवेलेबल रहेगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। सारा का सारा डिटेल्स में अवेलेबल रहेगा, आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट कर दिया, अगर 10,000 से ज्यादा अमाउंट है तो क्या होगा, वो मुझे डिसअलाउड कर देगा या अलाउड कर होगा खर्चा मेरा? मैं क्या ये पीएल में दिखा सकते हैं? क्या मैं पीएल में नहीं दिखा सकते? या फिर अगर मैंने सर्टेन सम्स पेबल which have not been paid during the relevant previous year में पेमेंट नहीं कर पाया, तो which the liability was incurred on or before the due date of filing of return in respect of the previous year, तो अमाउंट डिसअलाउड कर देता है 43B के हिसाब से। तो हमें ये सब आइडेंटिफाई करना है, तो ये आइडेंटिफिकेशन से मेनली ये बीपी का मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है। पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर तो मैंने कल बता दिया था सर, आप लोग भी हाँ बोला था और एकदम पक्का हो गया था। नॉट अलाउबल एज पर सेक्शन 37। आपका पर्सनल खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के अपना प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते, सिंपल बात है। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन में भी था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो नॉट अलाउबल एज पर सेक्शन 37। मतलब अगर आपने कोई बड़ा मशीन्स वगैरह खरीदा या फिर कोई भी खर्चा, मतलब जो बिजनेस का डे टू डे खर्चा नहीं है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, डिप्रिसिएशन अलाउड होता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता। मतलब से फॉर एग्जांपल क्या बताऊं आपको, कल वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, कल का क्वेश्चंस का एक पार्ट लेते हैं। ये देखो सर, कल के क्वेश्चंस में आप ध्यान से समझना कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड क्यों करेंगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है क्या? प्लीज टेल मी, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है फिर? पीएल में नहीं आता है तो बिजनेस क्या करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को? बैलेंस शीट में देखिए। थैंक यू सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली अगर आप अपने बिजनेस पे ना बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक अगर कोई मशीन्स खरीद रहे हो, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब जो मशीन्स के लिए, अगर कोई फैक्ट्री सेट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है आपका। मैं बड़ा कंपनी के लिए सोच रहा हूँ, बड़ा बिजनेस के लिए, ठीक है, बड़ा अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट बड़ा छोटा डजंट मैटर कि 1 करोड़ का है कि 10 लाख का है। कॉन्सेप्ट इज दैट कि क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बाय नेचर दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल और क्या होता है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक यू सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस जो डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटीज में होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में एट ए टाइम होता है। ठीक है, अगर आपने एक बिल्डिंग बनाने में 50 लाख का एक्सपेंस किया, बात को समझना सर, तो क्या इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बिल्डिंग एक्सपेंस बोल के दिखा सकते हो? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, या टू बिल्डिंग बोल के दिखा सकते हो अमाउंट को 50 लाख? सर हाँ, नहीं दिखा सकते। तो फिर क्या दिखाते हैं? बिल्डिंग नहीं दिखा सकते, क्या दिखाते हैं? डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। थैंक यू सर। तो अल्टीमेटली बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों डिसअलाउड करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ माइनस करने को मिलता है दैट इज डेप्रिसिएशन। हाँ, वो भी डेप्रिसिएशन में ख्याल रखना पड़ता है एज पर बिजनेस है या एज पर इनकम टैक्स है। अगर एज पर इनकम टैक्स आपको देके नहीं रखा तो बिजनेस वाला सही है, लेकिन अगर एज पर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन देके रखा है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले आप बिजनेस वाला ऐड कर दो और फिर बाद में इनकम टैक्स वाले को लेस कर दो तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। कल वाला क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था, समझ में आया? चौथा बुझा कैसे बोल है सर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउएबल एज पर सेक्शन 37। रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, अगेन बिल्डिंग में कोई बड़ा खर्चा किया, मशीन्स पे कोई बड़ा खर्चा किया, आपने बिल्डिंग जो बनाया था ना सर फैक्ट्री में, उस पर कोई बड़ा खर्चा किया तो वो कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर में क्या होता है सर, बिल्डिंग का वैल्यू, कैपिटल नेचर में क्या होता है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाता है ना। सपोज चलो एक दिखते हैं, रिलायंस जामनगर फैक्ट्री देखे हो क्या आप लोग? देखे हो? 30 किलोमीटर में है सर। कितना किलोमीटर है जानते हो? 33 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया लेके है। मतलब पूरा आधा कलकत्ता से, कलकत्ता पूरा आ जाएगा शायद, पता नहीं, ठीक है। 33 स्क्वायर किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये है ये देखो, ये इसका मैप है, लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस जिस तरह का आप देख रहे हो यहाँ पर कि कोई मशीन से बन रहा है, कोई प्लांट यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो कोई प्लांट में कोई इतना बड़ा खर्चा किया गया है जो खर्चा क्या है सर, कैपिटल नेचर का है। मतलब जिसमें उस पर्टिकुलर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है ना तो फिर वो रेवेन्यू नेचर का तो नहीं होगा, राइट और रॉन्ग सर? अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए तो वो कैपिटल नेचर का होगा। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नेचर, कि वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट। कॉन्सेप्ट है कि क्या इस पर्टिकुलर खर्चे में, नॉर्मली कैपिटल नेचर में अमाउंट ज्यादा ही होगा, कॉमन सेंस, बट उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो गया। सपोज आपका एक बिल्डिंग था जिस बिल्डिंग का छत खराब हो गया था, तो छत को पूरा का पूरा आपने रिकवर किया और छत को फिर से रिस्टोर किया, तो उसमें वो कैपिटल नेचर का नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, वो सॉरी रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। आपके पास कोई मशीन्स था जिस मशीन्स के आपने क्या किया, अपग्रेडेशन किया, ठीक है, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाना चाहिए, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास अगर एक लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप में पहले विंडोज 7 था, अभी आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, इसको किस नेचर का रिपेयर बोलोगे? विंडोज 7 से विंडोज 10 में शिफ्ट हुआ आपने, इसको किस नेचर का अपग्रेडेशन बोलोगे, रिपेयर बोलोगे? कैपिटल नेचर का कि रेवेन्यू नेचर का? विंडोज 7 रेवेन्यू, हाँ, विंडोज 7 से विंडोज 10 रेवेन्यू, कैपिटल। जियाउल तुझे रेवेन्यू क्यों लगता है? सर हम वो पहले का सुन नहीं पाए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि विंडोज 7 तेरे मोबाइल में, लैपटॉप में था, अभी तो इसको विंडोज 10 में बदला है, ऐसे कैपिटल विंडोज 7 से विंडोज 10 तेरा रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? सर देखो, अगर इससे आपका मशीन्स का वैल्यू बढ़ गया ना, आपको न्यू सॉफ्टवेयर मिला, विंडोज 10 में ऐसा बहुत सारा काम होता है जो विंडोज 7 में नहीं होता था, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज 7 में काम नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली आपका विंडोज 10 दाम कितना भी हो, चाहे आपने 300 रुपए में करवाओ या 3000 रुपए में, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर ये आपका मशीन्स का परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाते हैं ना तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, चाहे उसमें खर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है सर? सिमिलरली कोई भी मशीन्स के साथ आप ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये सब चीजें तो अकाउंट्स में आप लोग सीखते ही हो, मुझे पता है। क्या ये बात समझ में आया सर? रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, हेलो, ये भी नॉट अलाउएबल है सर एज पर सेक्शन 30 एंड 31, ठीक है, ये भी नॉट अलाउएबल है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशंस में हमेशा ध्यान रखना है सर कि क्या आपको एडजस्टमेंट में दिया है और क्या आपको यूज करना है। ओके चलो, और भी बहुत कुछ है, अभी लाइन लंबा लाइन चलेगा। amortizations of preliminary expenditures, amortizations of preliminary expenditures अंडर सेक्शन 35D, इसके ऊपर आगे चर्चा होगा। ये जितना सारा सेक्शंस में मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे आगे आगे।
amortizations of preliminary expenditure under section 35D, expenditure incurred under voluntary retirement scheme under section 35DDA, 4/5 of such expenditure to be added back, 4/5 of such expenditure would be added back। ये कैलकुलेशंस मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप बस फिलहाल इतना याद रखो कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, बिकॉज बाद में मुझे ये 35DD एंड 35D में चर्चा करना है, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इतना याद रखो करेंटली कि अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बिजनेस करने के पहले का खर्चा कुछ है, ठीक है, वो खर्चा अगर आप बिजनेस करने से पहले करते हो और उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो ना, तो ऐसा खर्चा आपको अलाउड नहीं करता है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में होता है, ऐसा खर्चा आप डायरेक्टली बिजनेस पे पूरा का पूरा अमाउंट लेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अलग बाइफर्केशंस है, कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पीएल में नहीं दिखा सकते। आप पीएल में ऐसे खर्चा नहीं दिखा सकते। कुछ एरिया है 35D 35DDA का कि बाद में उसमें 100% एग्जेम्पशंस वगैरह मिल जाता है, वो मैं लेटर पार्ट ऑफ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जितना आगे आगे क्लास बढ़ता जाएगा। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिसअलाउड है, ऐसा खर्चा आप नॉर्मली नहीं दिखा सकते। इसीलिए बोलते हैं कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन का उल्ट, मतलब जैसे एसेट्स का क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है ना। देखो सर, अच्छा कोई मुझे अमोर्टाइजेशन नहीं, सॉरी मैं एक्चुअली एप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का फर्क बताओ मुझे। माने गुडविल अमोर्टाइजेशन होता है। हाँ, वेरी गुड। और माने प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट होता है, मतलब ट्रांजेबल एसेट के केस में डेप्रिशिएट होता है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। देखो सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। डेप्रिसिएशन नॉर्मली टेंजिबल एसेट्स का होता है, जो एकदम सही बोला, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, जैसे कि बिल्डिंग का, मशीन्स का, ठीक है, प्लांट्स का डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पर बहुत वाइटल है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में डेप्रिसिएशन बहुत वाइटल माना जाता है। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्स चर्चा, इवन डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का सवाल पूछता है एग्जाम में, सो रेडी रहना। तो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बाद में आता हूँ, बट पॉइंट इज दैट कि टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होगा, बट इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन होता है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, मतलब जैसे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिसर्च किया, कुछ डेवलपमेंट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ R&D कर रहे हो बिफोर बिजनेस। सपोज आपने, जैसे मुझे मेरे पास एक डेटा है, मतलब अभी डेटा मुझे याद नहीं पूरा प्रॉपरली, बट अप्रॉक्सिमेटली मैं बता सकता हूँ। KFC इंडिया में अपना रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट करने से पहले करीब 15 करोड़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था। क्या इंडिया में ये KFC का मॉडल जो है ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बिकॉज इंडियंस आर वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट इंडियंस के बीच में था कि इंडियंस ये जिस तरह का चिकन का कॉन्सेप्ट KFC की लाया, केंटकी फ्राइड चिकन, मतलब वो उसका मेन कॉन्सेप्ट है ना सर KFC का, तो वो चिकन स्टाइल उस तरह से चिकन खाना या फिर नॉनवेज खाने का आदत इंडियंस को नहीं था। इंडियंस अलग स्टाइल में चिकन मटन खाता है, ठीक है। तो KFC को बड़ा चिंता था क्या ये इस तरह का जो फूड रेसिपी है क्या इंडियंस पसंद करेगा। वो अलग बात की बहुत ज्यादा पसंद कर लिया जरूरत से। तो 15 करोड़ का आसपास कम से कम वो सिर्फ R&D में खर्चा किया था, रिसर्च करने में, कहीं पर छोटा छोटा स्टॉल लगा के, फ्री दुकान लगा के देखने के लिए कि क्या लोग पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा खर्चा कंपनी करता है। तो से फॉर एग्जाम्पल ये 15 करोड़ बाद में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे एक खर्चा तो है ना बिजनेस का, तो ये इसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा सर? अमोर्टाइजेशन। जस्ट लाइक गुडविल, जैसे गुडविल, अगर किसी का गुडविल धीरे धीरे कम हो जाता है तो गुडविल भी अमोर्टाइज होता है। किसी का कॉपीराइट अगर धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो कॉपीराइट भी क्या हो जाएगा सर? अमोर्टाइज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। आई होप, ऐसे इसने बहुत सही बोला था विशाल ने, बट फिर भी मैंने एक बार डिटेल्स बोल दी। क्लियर है ना सर? समझ में आया कि अमोर्टाइजेशन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाकी तो अकाउंट्स में मुझे बताया आप लोग करते हो। The amortization of preliminary expenditure under section 35D expenditure incurred under voluntary retirement scheme under section 35DDA 4/5 of such expenditure to be added back। ये added back का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखना। अच्छा, फाइन और पेनल्टी, हाँ ये याद रखिए सर, बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही पॉपुलर माना जाता है। फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ। बात को समझना, टाइम पे GST नहीं पे किया, ठीक है, टाइम पे इनकम टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, ड्यू डेट निकल गया, फिर उसके बाद पे कर रहे हो और आपको फाइन भरना पड़ रहा है, ठीक है,
आपको फाइन भरना पड़ रहा है इनकम टैक्स डिले के कारण। तो अगर आप इनकम टैक्स पेमेंट करने में देरी किए हो और उसके लिए अगर आपको पेनल्टी लगाया जा रहा है, फाइन लग रहा है, तो क्या ये फाइन का जो एक्सपेंस है, क्या इसको आप ईएल में खर्चा के हिसाब से दिखा सकते हो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? बात को समझ में आया सर? कि आप जिस काम के लिए आपको टैक्स देने के लिए बोला जा रहा है, आप वही काम को देरी से करते हो और उसके लिए फाइन भरते हो और फिर उसको एक्सपेंडिचर दिखाते हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है बता दो सर, समझ फिर से बताऊंगा। फाइन और पेनल्टी, हाँ बोलो। सपोज मान के तेरे को इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, तो तू इनकम टैक्स पे करेगा लेकिन इनकम टैक्स टाइम पे नहीं पे किया, तो इसके लिए तेरे को गवर्नमेंट पेनल्टी लगा है, ठीक है, टाइम पे इनकम टैक्स पे ना करने के लिए, ठीक है। जैसे कि टैक्स का ऑडिट करवाना था, 0.5% का पेनल्टी लगता है ना, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का, कल ही दिखा है। तो टैक्स ऑडिट नहीं करवाओगे तो 0.5% का लगता है ना टर्नओवर के ऊपर, या मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपका पेनल्टी लग सकता है। तो इस तरह का कुछ पेनल्टी हो गया, तुमने ऑडिट नहीं करवाया, तुम उस 1.5 लाख का जो एक्सपेंस तुमने, तुम्हारा जो पेनल्टी हुआ, पेनल्टी एक्सपेंस है कि नहीं है मुझे बता पहले, पेनल्टी इज एक्सपेंस और नॉट? तो क्या तुमने जो पेनल्टी भर रहा है वो एक्सपेंस है और उसी एक्सपेंस को तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा रहे हो, इज इट ओके? क्या इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा? लॉजिकली सोचो। नो सर। तुमने टाइम पे भरा नहीं, उसके लिए तुमको पेनल्टी भरना पड़ रहा है, किसी भी तरह का पेनल्टी और फाइन, आप कभी भी उसको माइनस नहीं कर सकते। नॉट ओनली इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ। अगर आप लॉ को तोड़ते हो, देखो सर, जीएसटी पे करना हमारा क्या है, ड्यूटी है। जिसका जीएसटी पे करने का काम है सर, जो बिजनेसमैन का जो जीएसटी रजिस्टर्ड है वो जीएसटी पे करेगा। जिसको जो भी ड्यूटी है आपका, आप किसी भी तरह का लॉ नहीं तोड़ सकते। और लॉ तोड़ने के बाद आप एक्सपेंस भरोगे और उस एक्सपेंस को आप बिजनेस के खर्चा दिखाओगे, इट्स नॉट अलाउड। इसलिए बोलते हैं सर, फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या है सर? वायोलेशन। इन्फ्रिंजमेंट मतलब वायोलेशन, ठीक है, रूल तोड़ रहे हो। However, penalty in nature of damages for delay in completion of contract being compensatory in nature is allowed. ध्यान से सुनना सर, पेनल्टी इन नेचर ऑफ डैमेजेस फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सपोज किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके लिए उसको पेनल्टी भरना पड़ा, तो ये कंपेंसेटरी इन नेचर है और ये अलाउबल खर्चा है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़े हो सर अभी तक किसी ने, या फिर बात? हाँ सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? रुक गया। कब से? सर 2-3 मिनट हो गया। बोला नहीं क्या? सबको ऐसा ही हो रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नो सर। सर वो जो चार्ट था वो नहीं दिख रहा है, चार्ट ब्लैक स्क्रीन दिख रहा था। अब देख, मुझे लग रहा है तेरा नेटवर्क इश्यूज हुआ है थोड़ा, तेरे वहां पर नेटवर्क इश्यूज हुआ है। फिर से ज्वाइन कर रहा था। हाँ फिर से ज्वाइन कर। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन प्रॉपर्ली? है सर। हाँ यस सर। सर। है सर। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, अच्छा देखो, तो समझ में आया ना सर फाइनल पेनल्टी का केस? बस एक चीज याद रखना सर, अगर आपने, जैसे मैं पूछ रहा था, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़े हो सर? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर कोई किसी का बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सपोज मानो कि आपके घर में या फिर आपकी बिजनेस है एक, ठीक है, इस बिजनेस में, जैसे मैं रिलायंस का ही बोल रहा था, सपोज चलो रिलायंस, आपके घर छोड़ो, रिलायंस का बिजनेस के लिए ये सब बनाने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, ले ही सकता है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो लेता रहता है, ठीक है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर आके ये सब मशीन्स को इंस्टॉल वगैरह करता है। तो ये बड़े बड़े प्लांट्स को इंस्टॉल किया रिलायंस के बिजनेस में आके, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसको ये बोला था कि मैं इंस्टॉल करके दूंगा, लेकिन वो टाइम पे नहीं कर पाया, तो उसके लिए उसको मार्केट में पेनल्टी लग गया, या फिर ज्यादा खर्चा हो गया, या फिर जिस बिजनेस का कर रहा था वो पेनल्टी लगा दिया। तो ये एक्चुअली इसका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ है, मतलब ये कोई लॉ को ब्रीच किया है क्या? हाँ सर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम को नहीं कर पाया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पे काम नहीं कर पाया, उसके लिए उसको पेनल्टी लगा, कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी लगा,
आई एम जस्ट आस्किंग यू कि एक कॉन्ट्रैक्टर अगर टाइम पे काम नहीं कर पाया तो क्या वो लॉ को ब्रीच किया है? नो सर। लॉ को ब्रीच नहीं किया, वो अपना काम को टाइम पे नहीं कर पाया, डिले हुआ है, इसके लिए पेनल्टी भरा उसमें। तो इस तरह का खर्चा को बिजनेस एक्सपेंस बोल सकते हैं ना? ये सब नो, आपने हाँ काम सर। देरी करके इसको बोल सकते हैं ना आराम से। तो इसीलिए लॉजिकल है एकदम। फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ not allowable, but penalty in the nature of damages for delay in completion of a contract being compensated in nature is allowable. ऐसा केसेस में वो allowable होता है, याद रखिएगा सर, लॉजिक से चलना पड़ेगा। All expense related to income which is not taxable under this head, for example municipal tax in respect of residential house property, जो एक्चुअली इस हेड का ही नहीं है, मतलब जो ये एग्जांपल है, मतलब जो बिजनेस हेड का एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये दिखा था, म्यूनिसिपल टैक्सेस का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी का पे करने का कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है, वो बिजनेस में क्या कर रहा है, तो आप बिजनेस में इसका खर्चा को नहीं शो कर सकते एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, डिसअलाउड। Any sum paid by the assessee as an employer, any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution to pension scheme under section 80 CCD exceeding 10% of the salary of the employee, ये भी disallowed करता है। Any sum paid by the assessee as an employer, अगर आप as an employer किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम में दे रहे हो एज पर अंडर सेक्शन 80 CCD, बाद में चर्चा होगा डिडक्शंस का। 80C से लेके 80U का एक बड़ा डिटेल्स है सर, 80C से लेके 80U का एक बड़ा डिटेल्स है, वहां पर फिर से इसके अच्छे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल इतना जान के रखो कि अगर कोई एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में पेमेंट कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में कोई पेमेंट कर रहा है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, पेंशन स्कीम में वो पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की सैलरी से 10% से ज्यादा अमाउंट है तो वो अमाउंट का खर्चा भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है सर। ये एक मोटा मोटी जितना आपको आइडिया होना चाहिए ऐड का, और भी ऐड का कुछ डिटेल्स है, बट ये था एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। इस तरह का एक्सपेंडिचर, ये जो आपको अभी जितना सारा बुलेट आपने देखा, ये सारा का सारा क्या था, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। ये जिया तेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ जियाउल, दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर ब्लैक ही आ रहा है स्क्रीन पूरा। इतना प्रॉब्लम क्यों है तेरा? नॉर्मली तो ठीक हो जाना चाहिए, लग रहा है नेटवर्क का कुछ ज्यादा ही इशू चल रहा है तेरा, वहां पर फ्लक्चुएट कर गया, स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं है स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ भाया आया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं बाद में क्लास शेयर कर दूंगा, अगर जो पार्ट मिस हो जाएगा ना बाद में ले लेना। अच्छा सर, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एडिशंस का एरिया समझ में आया? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, प्लीज टेल मी सर। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड जो पीएल में क्या कर देना चाहिए, ऐड बैक कर देना चाहिए। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड को क्या कर देना चाहिए सर, ऐड बैक कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बोलना प्लीज। हेलो, यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट कुछ लेस कारण देख लेते हैं, क्या क्या अमाउंट लेस कर देना चाहिए। एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शंस बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शंस बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब आपको एक्चुअली इसको एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस को अलाउ करना चाहिए था। ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट मैं कल डिस्कस नहीं किया था क्वेश्चंस पे, मतलब आपको एक्सपेंडिचर सिर्फ डिप्रिसिएशन के बारे में किया था, बाकी कुछ नहीं किया था। एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शंस, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना डिप्रिसिएशन अमाउंट बोला था, उसको हम लोगों ने लेस किया कि नहीं किया? हाँ सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज पर रूल 5 1962 डिप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चंस में गिवन किया करके रखा था। तो क्या कल के क्वेश्चंस में हम लोग इनकम टैक्स वाले का जो डिप्रिसिएशन था उसको डिसअलाउड किया? हेलो, ये देखो सर, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2,50,000 लेस हुआ कि नहीं हुआ सर? ये एक्चुअली अलाउबल एक्सपेंडिचर है ना, दैट्स व्हाई। तो इसी तरह का, तो कल के क्वेश्चन में सिर्फ डिप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम था
जिसको हम लोगों को लेस करना चाहिए था, जो एक्चुअली हम लोग एक्सपेंडिचर अलाउड में आता है बट हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, तो इसी तरह का और भी कुछ आइटम है जो एक्चुअली अलाउड एक्सपेंडिचर है बट उसको पीएल में डेबिट नहीं किया गया है, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे मतलब लेस कर देना चाहिए। बड़ा ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट में चल रहा है, बस आपको ना थोड़े अकाउंट्स के साथ ऐड करके चलना चाहिए। बट कुछ और भी एरिया होगा जो एकदम स्पेशली पीएल के मतलब इनकम टैक्स के लिए बना हुआ है, जैसे कि डिप्रिसिएशन तो आपने देख लिया, इसके साथ साथ और भी डिप्रिसिएशन के ऊपर बहुत कुछ है। मैं बोल रहा था ना आपको, डिप्रिसिएशन इज वेरी वाइटल इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। एडिशनल डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट आएगा, आई विल डील इन डिटेल्स लेटर क्लासेस में होगा सर। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, याद रखिएगा सर ये रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट ही है 20% का of actual cost of new plant and machinery acquired by an SSC engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or generation or transmissions or distribution of power distribution समझते हो? 10% of actual cost if put to use for less than 180 days in the year or acquisitions. Balance addition depreciations can be claimed in the next year, that is financial year 21-22, previous year 21-22। चलो सर थोड़ा सा आपको बताते हैं। 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 20% का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा जो डिप्रिसिएशन है एज पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आई विल डिस्कस सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, डोंट वरी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस एसेट में कितना डिप्रिसिएशन होता है एक्चुअली। ये डिप्रिसिएशन के लिए अकाउंट्स वाले जितना भी कुछ बोल दे, अल्टीमेटली इनकम टैक्स वाले का डिप्रिसिएशन को ही ज्यादा अहमियत मिलता है, बिकॉज उन्हीं के हिसाब से टैक्स का पेमेंट का सिस्टम होता है ना। तो ये डिप्रिसिएशन का रेट किसका कितना है, इसके बारे में तो आपको इनकम टैक्स का ही हिसाब देखना पड़ेगा, जो हम लोग सीखेंगे सर बीपी में ही सीखेंगे कि प्लांट मशीनरीज में, जैसे ये जो रिलायंस का प्लांट मशीनरीज में कितना अमाउंट का डिप्रिसिएशन होता है, फर्नीचर्स फिटिंग्स में कितना डिप्रिसिएशन होता है, बिल्डिंग्स का कितना होता है, गाड़ी का कितना होता है, सब बताएंगे सर, सब बताएंगे, वेट करो। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे सर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पर पावर बनता है सर। पावर जनरेशन समझते हो? पावर जनरेशन क्या होता है बोलो तो सर, हेलो, पावर जनरेशन क्या होता है सर, बोलो ना, व्हाट इज पावर जनरेशन? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, जैसे कुछ कंपनीज का नाम बता दो सर। चलो सर मैं आपको बताता हूँ कंपनीज का नाम, जैसे कि कुछ फेमस कंपनी, अदानी पावर, नाम सुने हो सर? अदानी पावर, एनटीपीसी, नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। हाँ, अदानी पावर ये प्राइवेट कंपनी में है सर, अदानी पावर। ठीक है, ये इज ए लिमिटेड पावर बिजनेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, अदानी ग्रुप का ही है, अहमदाबाद का है और पूरा नॉर्थर्न स्पेशली वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। तो जैसे अदानी पावर जैसे कंपनी या एनटीपीसी सरकार का भी है सर, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इस तरह का जो पावर जनरेशन यूनिट में काम करते हैं, ये अदानी पावर का फैक्ट्री है। आई होप आप देख पा रहे हो। हाँ, सिमिलरली हमारे घर के सामने भी है एनटीपीसी का। एनटीपीसी का हम लोगों के घर के सामने क्या है सर, कोलाघाट, नाम सुने हो सर? थर्मल पावर स्टेशन कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है सर, आसपास में ही है, देखा कि नहीं देखा? हाँ, ये कोलाघाट थर्मल पावर यूनिट, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशंस, ये एनटीपीसी के अंदर में आता है सर। इसका भी मार्केट में शेयर है, इसका सिर्फ कोलाघाट में, कोलकाता में ही नहीं सर, बहुत सारा जगह में है सर। लाइक मैं आपको एनटीपीसी बताता हूँ, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दिस इज एक्चुअली द कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, एनटीपीसी का शेयर का प्राइस खराब नहीं है, स्टेबल कंपनी है, 98 करके चल रहा है, लास्ट 5 दिनों में अप डाउन है, 6 महीने में सर, लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट है। चलो सर, स्टॉक शेयर में आपको क्यों बताते रहते हैं, बस आइडिया देने के लिए बिजनेस का। ओके, तो अगर आपका बिजनेस इस तरह का कोई पावर जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब बेसिकली जिसमें सर एक चीज तो आप मानोगे ना, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में क्या होता है, उसका मशीन्स पे डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, ये समझो। पावर जनरेटिंग मशीन्स का डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, ये समझो। हाँ सर,
है सर। है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब पावर का यूज़ होता है, मतलब स्पेशली क्या बोले सर उसको, आग, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा फायर का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब जिसमें मशीन्स का जो भी प्लांट्स एंड मशीन्स है उसका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ठीक है, एक एक यूनिट का लाइफ है सर वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह का होता है, इसमें यूनिट बोलते हैं सर, एक एक यूनिट बोला जाता है इसको। कोलाघाट में ऐसे 6 यूनिट है मैं जितना जानता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करके आधा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मोर देन 50% एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल को सिर्फ कोलाघाट से मिलता है। इसी तरह से इनका भी अपना, ये देखो कहाँ कहाँ है देख पा रहे सर, गुजरात मुंद्रा, तिरोदा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटका, कवाई राजस्थान है, बिट्टा गुजरात, ये सोलर पावर है, वो ग्रीन पावर के अंदर आ जाएगा, कोई बात नहीं, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, चलिए सर, बहुत कुछ बोलना है। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा सर आप लोगों को, बाद में जब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जस्ट आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि ऐसे तो एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% है कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो एक्वायर किया है, लेकिन अगर मान लो कि कोई मशीन अगर 6 महीना यूज होता है, दिन के हिसाब से 180 दिन के हिसाब से ही होता है, महीने के हिसाब से बताता नहीं है, पर फिर भी 180 डेज का अगर मशीन का यूज है तो फिर डिप्रिसिएशन रेट एडिशनल कितना माना जाएगा, जिस ईयर में 6 महीना यूज हुआ है, सपोज मानो 2019-20 में, 2020-21 में, 2020-21 में मशीन 6 मंथ्स यूज हुआ है, तो 2021 में अगर 6 मंथ्स यूज हुआ है तो मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन एडिशनल लगाएंगे सर, 10%। तो सर बाकी 10% कब लगाएंगे, बाकी 10% मशीन तो यूज होते जाएगा ना, बाकी 10% हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में लगाएंगे, 21-22 में, देख पा रहे सर, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22, तो मतलब नेक्स्ट ईयर में लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक साल के हिसाब से अगर कोई मशीन 6 महीना यूज होता है तो उसका 10% और बाकी 10% का क्लेम रहेगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आया कि नहीं आया, एडिशनल डिप्रिसिएशन का यूज, एडिशनल डिप्रिसिएशन का यूज समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना सर। आ गया ना सर, ओके, अरे सर हाँ ना बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि हाँ सर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया हुआ। ओके, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन, अच्छा बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट ईयर, 1920 याद रखिएगा सर, हाँ, balance additional depreciation at the rate 10% of the actual cost of plant and machinery acquired and installed during the PY, ये fixed है, during the PY 1920 अगर वो मशीन फिक्स किया गया है and put to use for less than 180 days है तो फिर उसके ऊपर 10% चार्ज होगा सर, बैलेंस एडिशनल, ठीक है, ये भी एक अमाउंट है जिसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, ये अलाउड है, अलाउड खर्चा है। अच्छा और भी कुछ पॉइंट है, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 17.5%, 17.5 क्यों मैं आपको आगे बताता हूँ, of actual cost of plant and machinery acquired and installed during the previous year 1920 and put to use less than 180 days in that year if the manufacturing undertaking is set up in not notified backward areas in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal on or after 1/4/2015। याद रखिएगा सर, you have to know this, actually ये रेट टोटल में 35% है, ये और एडिशनल डिप्रिसिएशन है नोटिफाइड एरिया के लिए, ये जो बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं ना 17.5%, साढ़े एक्चुअली टोटल अमाउंट है 35%, मैं इसका डिटेल्स डिस्कशंस बाद में करूंगा, बट फिलहाल आपको मैं ये जो बता रहा था ना 180 डेज के लिए बता रहे हैं, 180 दिन के लिए, अगर बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन 17.5% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 and put to use for less than 180 days in that year if the manufacturing undertaking is set up in notified backward area, not all the backward area, notified backward area in the states of Andhra Pradesh, in the states of Bihar, in the states of Telangana and in the states of West Bengal as per central government rules, on or after 1/4/2015 के बाद होना चाहिए, और हमारे यहाँ पर अगर वो मशीन्स का इंस्टॉलेशन प्रीवियस ईयर 1920 में हुआ है और 2021 में वो सिर्फ 180 डेज का यूज हुआ है तो उस मशीन पे 17.5% का
लगेगा। ये एकदम करेंट डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, 17.5% लगेगा। एक्चुअल पूरा रेट है 35% का, बट जिसका चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट बाद में इसका डिस्कशन करूंगा। तो ये है बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन जब बैकवर्ड एरिया में रहेगा। तो ये था डिप्रिसिएशन का कुछ स्पेशल एरियाज, ठीक है, जो क्या कर देना चाहिए सर, ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, हम लोग सिर्फ नॉर्मल डिप्रिसिएशन सुने थे, बट यहाँ पर तो डिप्रिसिएशन का बाजार लग गया सर। हाँ, नॉर्मल डिप्रिसिएशन छोड़ो, डिप्रिसिएशन का बाजार लग गया, बिकॉज बड़े बड़े मशीन फैक्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बना हुआ है जो हमें जानना चाहिए। तो वही एक्चुअली डिप्रिसिएशन लेस हम लोगों ने करके दिखाया, ठीक है। तो ये अमाउंट तो लेस क्यों होगा आपको समझ में आ गया। सर और भी कुछ अमाउंट लेस होता है, बट वो अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। देखो सर, income credited in statement of PL and loss, but profit and loss, and not taxable and taxable under any other head. Income credited in statement of profit and loss, मतलब एक्चुअली वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होकर रखा है, बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। दूसरा किसी हेड में वो जाना चाहिए था, ठीक है। इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ PL एंड बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, जैसे कि डिविडेंड इनकम किस हेड में जाना चाहिए सर। मतलब बेसिकली ये वही वाला पॉइंट है जो हम लोग कल वाला क्वेश्चंस में पढ़े थे। क्या वाला पॉइंट था सर? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। हाँ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी था, बहुत सारा था। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्वेश्चंस के अंदर ये जो लाइन जो हम लोग लिखे थे, इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड और एग्जेम्प्टेड, इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड और एग्जेम्प्टेड, दिस इज द पॉइंट। इनकम चार्जेबल अंडर द अदर हेड और एग्जेम्प्टेड, यही वाला पॉइंट पे एक्चुअली करंट डिस्कशन चल रहा है। जो दूसरा किसी हेड में एक्चुअली उसका चार्ज होना चाहिए, जो टैक्सेबल वहां पर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तो इधर यहाँ पर क्या कर रहा है, जो बिजनेस का है नहीं उसको बिजनेस में नहीं दिखाना चाहिए। डिविडेंड का इनकम आपका बिजनेस का इनकम नहीं है सर, डिविडेंड का इनकम आपका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो आप इसको बिजनेस पे नहीं शो कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ से लेस कर देना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्जेम्प्टेड है। जिन लोगों का एग्रीकल्चर इनकम हो गया है वो तो पूरा समझ रहे हो, और जिनका एग्रीकल्चर अभी तक हुआ नहीं है बाद में पड़ेगा, बट इतना जान के रख लो सर, जिनका नहीं हुआ है, इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। बट एग्रीकल्चर इनकम का रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने किया उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा एग्रीकल्चर, और इसमें भी हम लोग करेंगे। मजा का बात यही है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के साथ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रिश्ता है। जैसे कि कॉफी, रबर, टी, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों माना जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग डील करेंगे। ऐसा क्वेश्चंस पूछता भी है तो याद रखिएगा। बट नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और सेविंग्स बैंक अकाउंट FD टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये सब अदर सोर्स में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये भी कल वाला क्वेश्चन में था ना सर, प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग लास्ट में रेक्टिफाई किए थे, हम लोगों को दिखा नहीं था। हाँ सर, हम लोगों ने गलती से उसको स्किप कर दिए थे, याद है ये वाला पॉइंट? यस सर। हाँ, दिस वन, हाँ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हाँ, मैंने एक बार बोला भी था, फिर मेरे भी दिमाग में नहीं आया, फिर बाद में मुझे याद आ गया ये तो नहीं होना चाहिए, फिर जियाउल ने बोला हाँ सर मुझे याद आ गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ये कैपिटल हेड का है, कैपिटल गेन हेड में इसका हिसाब होगा। ये बीपी में क्या कर रहा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी था टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस, गेम्स एक्सेट्रा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये बीपी में क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशंस का पूरा बहुत बड़ा जरिया सर। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो बीपी कभी सही नहीं बनेगा। आइडेंटिफिकेशंस में पूरा का पूरा खेल छुपा हुआ है, तभी मैं आप लोगों को इतना डिटेल्स में बोले जा रहा हूँ। पता नहीं आप लोग क्या समझ पा रहे हो, मुझे तो लग रहा है समझ पा रहे हो, बट फिर भी एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोविजंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। गिफ्ट एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये गिफ्ट भी तो अदर सोर्स का है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स का अगर रिफंड मिलता है, क्या होता है जानते हो सर, इनकम टैक्स रिफंड। सपोज इनकम टैक्स रिफंड कुछ इस तरह का होता है, सिंपल एक नॉर्मल लेमैन की तरह एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी से फॉर एग्जांपल 1 लाख का हुआ है, आपने हिसाब किया, ये नॉर्मली ना एडवांस टैक्स के केस में ज्यादा होता है, आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया 1 लाख, बट रियल में आपका लायबिलिटी आया, रियल लायबिलिटी जब आया तब आपका लायबिलिटी हुआ सर 90,000।
तो आपने एडवांस कितना देके रखा था 1 लाख, लेकिन आपका लायबिलिटी हुआ 90,000, तो बाकी 10,000 क्या होगा, बाकी 10,000 का क्या होगा सर? $10,000 रिफंड हो जाएगा, जिसको आप अपना खर्चा मान लिए थे वो आपका इनकम हो गया, फिर से गेन हो गया। तो इस तरह का गेन को कहाँ लिया जाता है, अदर सोर्स इनकम में काउंट किया जाता है। तो इनकम टैक्स का जो रिफंड आएगा उसको भी आप यहाँ पर लेस नहीं कर सकते, इनकम टैक्स रिफंड को भी आप लेस नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल बता रहा है कि वो भी लेस कर दो, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड, अच्छा अगर इनकम टैक्स रिफंड में आपको इंटरेस्ट में मिलता है वो भी अदर सोर्स का इनकम होना चाहिए, वो भी यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा सर, ठीक है। अगर आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो इनकम भी आपका अदर सोर्स में जाएगा, उसको भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐड और क्या होना चाहिए सर, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम, मतलब जो एक्चुअली इसी हेड में आना चाहिए, या फिर मान लेंगे कि ये बिजनेस का ही इनकम है। बात को ध्यान से समझना, इनकम इसी हेड में चार्ज होना चाहिए या फिर मान लेंगे कि इसी हेड का है बट चार्ज नहीं किया गया है। सैलरी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म to the extent the same is deductible in the hands of the firm as per section 40 subsection B. Bad debt allowed as deduction under section 36 subsection 1 clause 7, bad debt allowed as deductions as per under section 36 subsection 1 clause 7 in an earlier previous year now recovered। मतलब bad debt पहले हो गया था, आपने सोचा था bad debt हो गया, लेकिन अभी bad debt recover हो गया। मतलब कोई आपका 1 लाख मार के चला गया था, आपने लगा था कि 1 लाख नहीं मिलेगा, फिर बाद में 1 लाख मिल गया, तो क्या करेंगे सर, उसको डीम मान लेंगे ना। हेलो, बैड डेट रिकवर हो गया तो क्या करेंगे, डीम्ड इनकम मानेंगे ना, तो मेरा ही इनकम है तो उसको भी ऐड कर देना चाहिए। वो बाद में पता चलता है ना, जब हम लोग अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं ना, तब समझ में आ जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस तरह का इनकम को छोड़ेगा नहीं सर। रेमिशंस और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, रेमिशंस और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी मतलब अगर आप अपना बिजनेस को कहीं पर छोड़ रहे हो और उसके बदले कोई इनकम कर रहे हो, ठीक है, कुछ बिजनेस किसी को दे रहे हो और उसके बदले आपको कुछ अर्निंग हो रहा है, तो रेमिशंस और सीजेशंस ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, इसको भी डीम्ड इनकम माना जाता है 41 सबसेक्शन 1 पे। मैं इसका डिटेल्स चर्चा बाद में एक बार करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ये जो इनकम आपका हो सकता है, ये सब इनकम आपको जोड़ना पड़ेगा, जो खर्चा आपका होना चाहिए वो खर्चा आपको लेस करना पड़ेगा, और जो एरिया आपको जैसे कि इस हेड का नहीं है वो सब हेड का इनकम को आपको लेस करना पड़ेगा। ये सारा का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या बोलोगे सर, जैसे यहाँ पर सर ऐड लेस को फ्लक्चुएटली किया गया है, आप अपने हिसाब से ऐड लेस कर सकते हो, बस हेडिंग को सही रखना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऐड लेस कर सकते हो, पहले लेस करो बाद में ऐड करो, नो प्रॉब्लम, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप बाद में लेस करो, पहले ऐड करो, या पहले ऐड करो बाद में लेस करो, जो मर्जी करो, बट आपका हेडिंग सही होना जरूरी है सर। ये जो हेडिंग है ना, कब के कौन सा चीज ऐड कर रहे हो और कौन सा चीज आप लेस कर रहे हो, ये सही करो और फिर रेक्टिफाई करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ए के साथ बी को क्या किया था, ए प्लस बी करके सी अमाउंट आया था, ए प्लस बी करके सी अमाउंट आया है, सी के साथ सी से डी को लेस करके हमें ई मिला है, और ई से एफ को लेस करके हमें जी मिला है, और जी के साथ एच को ऐड करके हमें आई मिला है, और जो एक्चुअली मेरा क्या बन गया सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफार्मा क्लियर हुआ सर? बाकी कुछ पॉइंट इधर उधर हो सकता है जो शायद और भी क्वेश्चंस करने के टाइम पे आएगा, जैसे कि लास्ट वो, हाँ बोलो सर। तो लास्ट वाला थोड़ा समझाइएगा, समझ नहीं आया, वो जो रेमिशन और सेसेशन है क्या है? बेसिकली ट्रेडिंग लायबिलिटी सीजेशंस मतलब क्या, जब आपका कोई सपोज मानो कि आप कोई बिजनेस छोड़ रहे हो तो बदले में आपको कोई इनकम हो रहा है कि ठीक है ये मैं नहीं करूंगा, मुझे उसके बदले तुम कुछ पैसा दे दो, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। या फिर आप रेमिट कर दे रहे हो, ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज कर रहे हो आप, ठीक है। तो फिर उसके बदले अगर आपको किसी भी तरह का इनकम हो रहा है, बिजनेस ना करने के कारण अगर कोई इनकम हो रहा है, मैं इसका डील करूंगा बाद में, वही मैं बोल रहा हूँ 41 सबसेक्शन 1 में जब मैं सेक्शन 41 डील करूंगा ना, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में क्या होगा जानते हो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग सिर्फ यही करेंगे, अलग अलग सेक्शंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तभी मैं इसको रखा क्योंकि एक एक सेक्शंस को डील करेंगे ना तो जाके आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। बेसिकली इतना याद रखो कि इनकम है बिजनेस को सीज करने के लिए, बस मैं इतना बोलूंगा। ये सिर्फ देखो,
एक एक सेक्शंस को पढ़ना है। बीबी में पहले सेक्शंस को उतना क्लियरिटी करना बहुत जरूरी है। पहले एक एक सेक्शंस कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेक्शन 41 में यहाँ पर है क्या, एक मिनट तो पूछ रहा है, इसीलिए मैं सोचा था कि बाद में बोलूँगा। When deduction was allowed in respect of loss, expenditure or trading liability for any year and subsequently during any previous year, the assessee or successor of the business has obtained any amount in respect of such loss or expenditure or some benefit in respect of such a trading liability by way of remission or cessations thereof, the amount obtained or the value of benefit accrued shall be deemed to be income of the previous year in which such benefit was obtained. मतलब अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करे बताऊं ये वाला पॉइंट क्या बोलता है सर, when deduction was allowed in respect of loss, okay, आपने कुछ लॉस किया था उसका डिडक्शंस लिया था, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी फॉर एनी ईयर, सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर द एसएससी और सक्सेसर, एसएससी और सक्सेसर मतलब जिसका बिजनेस का कैलकुलेशंस हो रहा है और उसका बिजनेस जिसको ट्रांसफर कर रहा है, सक्सेसर मतलब बाद में जिसको मिल रहा है, ऑफ द बिजनेस हैज ऑब्टेन्ड एनी अमाउंट, एसएससी और सक्सेसर मतलब पहले ये बिजनेस किसी और का था अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। एसएससी और सक्सेसर ऑफ द बिजनेस हैज ऑब्टेन्ड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर और सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी by way of remissions or cessations thereof, the amount obtained or the value of benefit accrued shall be deemed to be the income। मतलब बात एकदम सिंपल है कि बिजनेस का कोई खर्चा वगैरह हो गया था, ठीक है, डिडक्शंस वाज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी फॉर एनी ईयर एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, जो बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, सिंपल समझो कि बिजनेस को आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी दूसरे के पास जा रहा है, ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज कर रहे हैं, तो आपसे बिजनेस किसी और के पास जा रहा है, तो एक को खर्चा करना पड़ रहा है, दूसरे को मिल रहा है, तो जिसके पास वो खर्चा के बदले इनकम हो रहा है ना, उसका इनकम को डीम्ड इनकम माना जाएगा। मतलब क्या बताओ इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या बता सकते हैं, आप ही लोग बताओ ना कि बिजनेस का जब खर्चा होता है किस तरह का खर्चा हो सकता है। सपोज मानो कि ये बिजनेस आपका था, बदले में मेरे पास आ रहा है, तो उसके बदले आपका कुछ खर्चा हो रहा है जो खर्चा मुझे नहीं करना पड़ रहा है उस बिजनेस को बेचने के लिए, तो कुछ तो होगा। ये देखो ना, वही तो बोल रहा है सिंपल में, डिडक्शन वाज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी फॉर एनी ईयर सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, द एसएससी और सक्सेसर ऑफ द बिजनेस हैज ऑब्टेन्ड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर। अगर उस पर्टिकुलर लॉस और एक्सपेंडिचर के बदले आपको कुछ भी अमाउंट मिलता है और सम बेनिफिट, अगर कुछ बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो बेनिफिट कोई और, वो खर्चा कोई और कर रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो वो जो खर्चा और इनकम आप किसी बिजनेस को ट्रांसफर के चक्कर में आपको मिल रहा है, उस बेनिफिट को डीम्ड इनकम मानते हैं। इस तरह का कोई इनकम अगर प्रीवियस ईयर में किसी का भी होता है ना, तो उस तरह का इनकम को क्या बोल सकते हैं सर, हम लोग ऐड कर देंगे, उसको डीम्ड इनकम मानेंगे, बिजनेस का इनकम मान के उसको ऐड करेंगे। बोल थोड़ा सा समझ में आया? बाकी और भी इसका डिटेल्स चर्चा करूंगा बाद में। नॉन कॉम्पिटिशन फी डीम्ड इनकम होगा? हाँ 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 बोल। नॉन कॉम्पिटिशन फी, नॉन कंपटीशन फी, हाँ बोल सकते हो, ऑब्वियसली वो भी एक तरह का डीम्ड इनकम होगा कि कोई मुझे कम्पीट कर रहा है, उसके बदले मैं उसको कुछ फी दे रहा हूँ कि भाई तुम दूसरा जगह में बिजनेस कर लो, यही बोल रहा है ना विशाल? यस सर। हाँ मतलब तुम मेरा यहाँ बिजनेस है, आप यहाँ पर बिजनेस मत लगाओ, बदले में कुछ अमाउंट लो और दूसरा जगह में अपना बिजनेस को सेट कर लो, हाँ हो सकता है, वो भी आप डीम्ड इनकम बोलोगे बिजनेस के लिए, जिसको मिल रहा है उसके लिए डीम्ड इनकम, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रेडिंग लायबिलिटी को सीज करना, दैट इज वही है एक्चुअली, सही बोला तुमने, वही उसी तरह का है, मतलब आपका ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज कर रहे हैं, तो उसके बदले जिसका भी खर्चा हो रहा है तो एक को इनकम हो रहा है, उसी तरह का इनकम को यहाँ पर डीम्ड इनकम माना जाएगा और उस डीम्ड इनकम को आपका बिजनेस का इनकम पे आप जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया? विशाल का एग्जांपल बड़ा सही था, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना सर? बाकी मैं चर्चा करूंगा सर, एक एक सेक्शंस का चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इस या वो बॉल हो जाएगा से एक तो लो, ठीक है। अभी एक एक करके सेक्शंस का चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, मैं आज और नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। तो एक एक सेक्शंस का डिटेल्स चर्चा करने के बाद फिर क्या करना है, फिर भरपूर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।
जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन उससे पहले प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी। मैं आपके काम करूंगा, ये पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से ना एक बार घर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन, मतलब जितना सारा प्रोविजंस है इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैं आज ही शेयर करूंगा आप लोगों से। तो गो थ्रू करने के बाद ना, तो आप उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ईबी का कोई भी क्वेश्चन पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो उसके पहले प्रोविजंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोविजंस को डील करेंगे, ठीक है? अच्छा सर, कल का होमवर्क का हिसाब बताओगे क्या? वो क्वेश्चंस का जो बाकी प्रोपोर्शंस बाकी था, इसको क्या बोले थे सर? टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था ना आप लोगों को, ट्राई किए थे क्या? স্যার 10,920 এসছে। टैक्स लायबिलिटी? হ্যাঁ স্যার। देखना पड़ेगा, हो सकता है, रुक देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसको। इसका टैक्स लायबिलिटी मेरा 18,500 आया। मेरी बाप रे। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग हिसाब लगा लेते हैं। वो सर सबको पूछ रहा हूँ, किया सभी ने ट्राई किया? कैसे करेंगे इसका टोटल लायबिलिटी कैलकुलेशन? कैसे करेंगे इसका टोटल लायबिलिटी कैलकुलेशन? चलो मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली ये कंप्लीट सम्स है, ठीक है? मतलब जिसमें हर तरह का इनकम है इसके अंदर, और उसको हम लोगों को अलग अलग करके फिर टोटल इनकम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपने बिजनेस इनकम ड्रॉ कर लिया था, हाँ सर, सबसे बड़ा काम क्या था इस क्वेश्चंस का कि यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, आपने बिजनेस इनकम आइडेंटिफाई कर लिया था। ये सर नो, ये आपका जो 2,60,000 आया था, ये आपका क्या इनकम आया था? बिजनेस इनकम आया था। लेकिन यहाँ पर आपके इस क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा गौर से देखो क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको बिजनेस इनकम के अलावा और भी इनकम है इसके अंदर। हाँ, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर आइडेंटिफाई करके मुझे बता सकते हो, आपके यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी है, मैं वर्किंग नोट से कर रहा हूँ। हाँ, आपके यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कितना है बोलो तो? हाउस प्रॉपर्टी इनकम देख के बताओगे मुझे? कौन बताएगा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है? 1 लाख। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 लाख है। तो फिर इसको क्या करेंगे सर? एक हिसाब लगाओ, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जस्ट हेडिंग कर लो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी हो गया है उनको समझ में आ जाना चाहिए, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में हाउस प्रॉपर्टी करेगा तो कनेक्शन और जुड़ जाएगा। लेकिन ये सर एक्चुअली कंप्लीट सम्स का एक कॉन्सेप्ट है कि टोटल कंप्लीशंस कैसे होता है कोई भी मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का, जो कंप्लीट मतलब जिसमें हर तरह का हेड छुपा हुआ होता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज अंडर /h ना, u/h, क्या हो रहा है, u/h हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें अगर आप देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर बनाओ और एक अमाउंट का कॉलम बनाओ। सर इतना डिटेल्स करना जरूरी है? यस सर। अगर आप देखोगे कितना हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुआ था, आप लोगों ने मुझे बोला 1 लाख हुआ था, क्वेश्चंस में गिवन था। कहाँ था हाउस प्रॉपर्टी इनकम? कहाँ गिवन था सर? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना, दिस वन, हेलो, दिस इज ना हाउस प्रॉपर्टी से हमें 1 लाख का रेंट मिला था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर कुछ नहीं बोला है ना तो यही जीएबी है मेरा। अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चंस, तो दिस इज माय जीएबी। यस ना স্যার মিউনিসিপাল ট্যাক্স যেটা পেড করেছে, हाँ लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है ना वो लेस कर देंगे 20,000, 20,000 ना। হ্যাঁ স্যার। तो म्युनिसिपल टैक्स को भी लेस करो, तो क्या मिला हमें? इन्हें भी, जिनको हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो बाद में जब हाउस प्रॉपर्टी करेगा समझ जाएगा। बस इतना समझ के चलो, अभी हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स नहीं करेंगे, जस्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कर रहे हैं, वहां से म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? इसको जीएबी बोलते हैं, ठीक है? जीएबी कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल का है, बट जो लोग जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते वो बाद में सीखेगा फिर से।
तो लेस म्युनिसिपल टैक्स 20,000 और हमें क्या मिल गया एनएवी दैट इज 80,000 का, और यहां से हमें क्या लेस करना चाहिए सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्शंस एट द रेट ऑफ 30%। थैंक यू सर। 80,000 का 30% कितना, 24,000। तो फिर इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया सर, 56,000 है दादा। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट 1 हो गया सर। लेकिन और भी हेड्स है, हाउस प्रॉपर्टी 56,000 हो गया। जिनको ऐसा लग रहा है कि फिर जीएबी कहां से आ गया, म्युनिसिपल टैक्स तो आपको पता था। एक्चुअली इतना जान के चलो, जो इनकम होता है इसको कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है जीएबी का। यहाँ पर सिंपल जीएबी आ गया, बट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जीएबी कैलकुलेट करने के लिए डिटेल्स क्वेश्चंस में, जब हाउस प्रॉपर्टी सीखोगे तब सीख जाओगे। जिनका नहीं हुआ है उसके लिए बोल रहा हूँ, और जिनका हो गया है वो तो जानते हो सर क्या करना होता है, ठीक है। ओके सर, 56,000। अच्छा और भी होगा, और क्या होगा, वर्किंग नोट 2 सर। यहाँ पर कैपिटल गेन है सर, यस सर नोट 1 का एक बार दिख रहा है ना, लिख लो। प्रियतमा, प्रियतमा को बोलूंगा, प्रियतमा, आस्था, आस्था नहीं है शायद, उन लोगों को हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी बाद में जब सीखोगे तो मैं आपको सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रख के करो कि ये जीएबी म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। हाँ, जीएबी मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फुल फॉर्म लिख के रख सकते हो, पर डिटेल्स जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनएवी इज नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इस तरह से लिख लिए, प्रियतमा बोलो। हाँ सर। ओके, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये इनकम टैक्स ना हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। ईच एंड एवरी चैप्टर, जब भी टोटल इनकम करने जाएंगे हर चैप्टर कनेक्टेड हो जाता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, क्या कैपिटल गेन हुआ है हमारे यहाँ पर, सर। पर्टिकुलर और अमाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का हुआ है रे, 1,50,000। 1,50,000। और तो कुछ है नहीं, बस यही है, यही है और कुछ नहीं है। मशीनरी सेल करके मेरा इतने का कैपिटल गेन हुआ है, तो इसको बोलेंगे सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर डिटेल्स में बोला नहीं है, तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा। सर कैपिटल गेन का किस तरह का कैपिटल गेन का नॉर्मल स्लैब में आता है बोलो, मतलब एक तो होता है 20% का, एक होता है 15% का, और एक होता है नॉर्मल स्लैब का। हाँ, शॉर्ट टर्म वाला नॉर्मल स्लैब में आता है। तो अगर मतलब ज्यादा झमेला नहीं करना है तो एज्यूम क्या कर लोगे, शॉर्ट टर्म और दिस सम। बाकी क्वेश्चंस में जैसा गिवन रहेगा अब वैसा ही करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म करते तो फिर रेट अलग होता, तो फिर उसके लिए बाद में झमेला करना पड़ता। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लिए शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल स्लैब में आता है। मैं आके बताता हूँ क्या नॉर्मल स्लैब का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल स्लैब मतलब जो इनकम टैक्स का टैक्स लायबिलिटी करने का सिस्टम है। अच्छा, और क्या सर, अदर सोर्स का इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में क्या क्या आ जाएगा सर, पर्टिकुलर करो, अमाउंट करो। ये सब शॉर्ट होगा बिकॉज इस क्वेश्चन का मेन एरिया बीपी था। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट इनकम हुआ है ना हमारा, 20,000। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भी है, डिविडेंड फ्रॉम, सर এটা এক্সেম্পটেড হবে তো? यस सर, वेरी गुड। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सेक्शन डबल, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34
সেকশনটা ভুলে গেছি স্যার। एग्जेम्प्टेड, सो वेरी पॉपुलर सेक्शन, तो याद रखिएगा। हाँ, हर सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है, बट जो पॉपुलर है उसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट 20,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के हिसाब से क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो फिर आपका हिसाब क्या हो जाएगा? अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का अमाउंट कितना था? 30,000। 30,000। एग्जेम्प्टेड में 30,000, तो फिर आउटर में क्या आ जाएगा? नील। ठीक है, जो एग्जेम्प्टेड हो जाता है ना वो ऐसे लिखा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिडक्शंस का बोल के एक चैप्टर आएगा सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो एग्रीकल्चर के साथ पढ़ाया जाता है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर से बोल रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो ये सब चीज बाद में फिर से करेगा। अच्छा, तो 20,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 20,000, तो ये हो गया हमारा अदर सोर्स का इनकम। तो दिस इज माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, और कुछ है सर वर्किंग्स में? और कुछ आएगा? अदर सोर्स, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का कुछ है क्या? नहीं सर, सैलरी डिटेल्स कुछ ऐसे है नहीं। सैलरी क्यों होगा? सैलरी जो ये तो बिजनेस कर रहा है, इसको क्या सैलरी इनकम हुआ? इसका कोई सैलरी इनकम हुआ है क्या? No. नो सर। नॉर्मली ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको सैलरी इनकम नहीं होता है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसका कैपिटल इनकम भी हो सकता है, उसका अदर सोर्स इनकम भी हो सकता है। जो सैलरीड पर्सन है उसका अदर सोर्स इनकम भी हो सकता है, कैपिटल गेन इनकम भी हो सकता है। बिजनेस एंड सैलरी हैंड टू हैंड नहीं चलता है इन जनरल सर। एक साथ वो बिजनेस भी कर रहा है, एक साथ वो सैलरी भी मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये नॉर्मली माना जाता है कि जो बंदा 10 से 5 बजे तक, 10 से 6 बजे तक अगर किसी जगह में जॉब करे तो फिर वो बिजनेस कब करेगा? समझ में आ रहा है ना? एक इंसान सुबह से 10 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक एक जगह में अगर नौकरी करता है तो बिजनेस कब कर रहा है? तो इसीलिए तो कोई बोलेगा सर किसी और के नाम पे बिजनेस कर रहा है, तब तो वो उसका बिजनेस हुआ ना। जिसके नाम पे बिजनेस है एक्चुअली बिजनेस उसी का है। ये नॉर्मल परसेप्शन है सर, इसी परसेप्शन से बनता है। अब हेडिंग कर लो सर, स्टेटमेंट ऑफ computation of net income for the previous year क्या है सर? 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, दिस इज द एरिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको पर्टिकुलर और एक तरफ क्या करेंगे सर? अमाउंट। ठीक है, एक तरफ पर्टिकुलर, दूसरी तरफ अमाउंट। पर्टिकुलर में इनकम अंडर द हेड बीपी। हाँ सर, जो हेड से इनकम हुआ है, बीपी से कितना कमाया सर? 2,60,000। ओके सर, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 56,000 कमाया सर। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कितना कमाया? 1,50,000। 1,50,000 ना? 1,50,000। और क्या है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। तो 4 हेड से इसका इनकम है, 20,000 का कमाया सर इनकम। ठीक है, हेड्स का और कुछ नहीं है, तो सारा का सारा हेड्स को ऐड कर दो, क्या मिलेगा सर? 4,86,000। 4,86,000 जीटीआई हो गया सर। सर डिडक्शंस है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C से लेके टू 80U, 80C से 80U तक। ठीक है, फ्रॉम 80C से लेके 80U तक क्या क्या डिडक्शन इसको मिलेगा? अच्छा, मेरे यहाँ पर जगह नहीं बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। अच्छा, पहला वाला तो बता सकते हैं आप लोग। बताओ सर क्या डिडक्शन मिल सकता है?
सर 80C में Political इसका तो लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ये तो सबसे पहले नजर में आता है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, इसका एक लिस्ट है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। डिडक्शंस का पूरा लिस्ट है। एक्चुअली मैं कैप्सूल दे दिया होगा बहुत लोगों को, जिनके पास कैप्सूल है वो डिडक्शंस के ऊपर जाके एक बार चेक जरूर कर सकते हो सर। कैप्सूल दिया ना मैंने? हाँ सर, एक कैप्सूल नहीं दिया? इस कैप्सूल में चेक करना, डिडक्शंस का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार चेक करना। जिनके पास नहीं है आई विल शेयर देम कैप्सूल विद यू, ठीक है? तो वहां पर प्लीज रेगुलर बेसिस में डिडक्शंस को जरूर चेक करते जाना, ठीक है? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट है? 20,000। 20,000। ऐसे तो 1.5 लाख तक जाता है, ठीक है? यहाँ पर तो 20,000 आराम से मिल जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। और क्या अमाउंट होगा सर? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, वेरी गुड सर, लेस कर दो। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन क्या होगा? 80 GGB। GGC, GGC सी तो होगा। पर्सन्स के लिए है ना? डोनेशन टू पर्सन्स के लिए मतलब जब कोई पर्सन डोनेशन करता है तब 80 GGC आता है ना? ऐसा तो क्या ये है? तो बिजनेस है। नहीं नहीं, ठीक है, ये पर्सन्स का ही बिजनेस है, ये प्रॉपर्टीशिप बिजनेस ही तो है, कंपनी थोड़ी है। इंडिविजुअल तो ना है सर? हाँ, ये इंडिविजुअली तो है। एक मिनट रुक सर, देख लेते हैं। अच्छा करो एक बार, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80 GGC, अगर नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कितना अमाउंट है? 30,000। 30,000। अच्छा, और क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मतलब सेविंग्स, बेसिकली सेविंग्स, ये सब छूट देता है डिडक्शंस करने को। कितना अमाउंट देगा? ये 80 TTA में आता है सर, 80 TTA। क्या अमाउंट होगा बोले तो? अप टू 10,000 तक डिडक्शन मिलता है ना? सर पूरा आउटर कॉलम में लिख के? हाँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एकदम। अच्छा, मेरे की 2 कॉलम था क्या? एक ही कॉलम से ही तो कर रहा हूँ, हो जाएगा। एक ही कॉलम में कर रहा हूँ, हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको इनर में लिख के बाद में उसका टोटल करके भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट दे दिया। और कोई डिडक्शंस होगा सर? ना दादा। और कोई डिडक्शंस तो मुझे नहीं दिख रहा है। और कुछ डिडक्शंस नहीं है, ये सब डिडक्शंस इनको मिलना चाहिए। ये आप 10,000 तक इनको दिया जाता है TTA में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा सर अल्टीमेटली आपका जवाब? माइनस करो ना जितना सारा डिडक्शंस दिया है। 4,26,000। इनकम अंडर द हेड, सॉरी, इनकम अंडर द हेड नहीं है, तो सभी हेड मिल गया है। इसको बस बोलेंगे नेट इनकम, नेट इनकम बोलेंगे या टोटल इनकम बोलेंगे। नेट इनकम कितना हुआ सर? 4,26,000, 4,26,000, ठीक है? ये आपका नेट इनकम हुआ। अब टैक्स लायबिलिटी बताओ। टैक्स लायबिलिटी बताओ क्या होता है रूल? अप टू 2,50,000 at the rate nil, greater than 2,50,000 to क्या होगा सर? 5%। 4,26,000 at the rate of 5%, कितना हो जाएगा? 4,26,000 से 2.5 लाख को लेस करो सर, जस्ट माइनस 4 लाख। 1,76,000। 8,800। 5% করলে 8,800।
ये जो अमाउंट आएगा इससे 5% लगाओ, 4,26,000 का 2.5 लाख लेस करो, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगाओ 8,800। ठीक है, ये अमाउंट होगा क्योंकि अप टू 5 लाख तक एक्चुअली 5% का रूल है। ठीक है, अप टू 5 लाख तक 5% का रूल है, फिर 5 लाख से 10 लाख 10% का रूल है, और सॉरी 20% का रूल है, और 10 लाख के ऊपर जाएगा तो 30% का रूल है। ठीक है, इनके पास ये सब टॉपिक है, जैसे मोस्ट प्रोबब्ली प्रियोतमा को थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज ये एकदम बेसिक कुछ एरिया है, मैं नोट्स नहीं शेयर किया अभी तक, बाकी सबको तो हो जाना चाहिए। 8,800 रिबेट मिलेगा सर? हाँ सर, रिबेट 5 लाख से कम है। रिबेट का क्या रूल है? रिबेट का क्या रूल है सर? 5 লাখের কম হলে 12,500 পর্যন্ত পাওয়া যায়। अप टू, अगर इनकम 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है, तो फिर उसको रिबेट मिल सकता है 12,500 तक। 87A ना, रिबेट का सेक्शन क्या है? 87A। तो इसको तो मिलना चाहिए सर, 4,26,000 का इनकम है इसका, हाँ, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, कितना करेंगे? 12,500 करेंगे कि 8,800 करेंगे? 8,800। 8,000 whichever is lower need। तो नेट टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा इसका? नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को, नो टैक्स सर, नो टैक्स। समझ में आया? ऐसे और तरह तरह का क्वेश्चंस करने से टोटल इनकम का, तो आप लोगों को और धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक है, जितना मल्टीपल्स क्वेश्चंस करोगे अलग अलग और ट्रांजैक्शंस आएगा। बहुत बड़ा है सर इनकम टैक्स, बड़ा इन द सेंस देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजंस। वो भी गवर्नमेंट हमारे लिए ही बना के रखा है। ठीक है, हमारे लिए ही बना के रखा है। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने? मैं एक बार डिडक्शंस का एक चैप्टर के अंदर थोड़ा जाऊंगा, आप लोगों ने लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट रुको। ये वाला कैप्सूल सबके पास है ना सर? ये जो कैप्सूल मैंने दिया था, जिसमें पूरा का पूरा एकदम एवरीथिंग कॉम्प्लीशंस भी दिया हुआ है, मतलब पूरा टैक्स ना समरीटिकली है इसके अंदर। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्रियतमा के पास नहीं है, बाकी आस्था के पास भी शायद नहीं, बाकी सबके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं सर मुझे भी दे दीजिएगा, आई थिंक डिलीट हो गया मेरा। ठीक है, ये सब सर, अच्छा ठीक है, मैं सबको एक बार फिर से दे दूंगा। ये सर देखो, मैंने अभी जो हिसाब किया, क्या किया, अप टू 2.5 लाख, आप बिलो 60 ईयर्स है इसलिए नील, अप टू अगर 3 लाख होगा, अगर 60 साल के ऊपर का है तो फिर 3 लाख का हिसाब आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, अप टू मतलब नॉर्मल इंसान जो 60 साल के नीचे का है इसलिए नील किया अप टू 2.5 लाख तक, और 2.5 लाख से 5 लाख तक क्या है 5%। ठीक है, तो हमारा तो 4,26,000 था इसलिए। तो इसी तरह से हिसाब होता है सर। ठीक है, ये स्लैब के हिसाब से हिसाब होता है, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो हो जाएगा, बाकी तो सबका हुआ है। सरचार्ज का डिटेल्स, ठीक है, हम लोगों ने रिबेट दिया है, देखो सर, रिबेट ऑफ अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख। ठीक है, टोटल इनकम अप टू 5 लाख, ये है रिबेट का रूल। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को काम करता हूँ, इसमें ना पूरा पूरा इनकम टैक्स का एक एक चैप्टर का पूरा समरी किया हुआ है, तो आप जैसे मर्जी पूरा एक्चुअली देखो, डिटेल्स में क्लास में करने के बाद एक बार गो थ्रू करो ना, इनकम टैक्स ना दिमाग से कभी बाहर नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जस्ट हमेशा ना समरी को हमेशा देखते रहना। जैसे कभी भी मन किया ना, मेरा कुछ स्टूडेंट्स है जो लोग अभी टैक्स का काम करते हैं सर, जो लोग ऑलरेडी बन गया है अपने अपने लेवल में, वो लोग टैक्स का जो भी काम करते हैं ना, वो हमेशा ये कैप्सूल देखते रहता है और मुझे बोलता रहता है, दादा अपडेट होने से बताना, दादा अपडेट होने से बताना। ठीक है, दे दूंगा, तुम लोगों को चिंता नहीं। तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है मैं सब दे देता हूँ।
और वो लोग अपडेट होता रहता है और अपना जो भी टैक्स का काम करते हैं वो लोग चालू हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी जो बताने जा रहा था सर वो डिडक्शंस देखते हैं सर। डिडक्शंस मुझे यहीं पर मिल जाना चाहिए, ये मिला सर। ये है चैप्टर, मतलब डिडक्शंस का चैप्टर, ठीक है। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो मैं आप लोगों को अभी 80C से 80U बता रहा था ना सर, ये देखो सर 80C हम लोगों ने क्या किया, LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सम पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। हमारा तो इतना था ही नहीं, तो ऑटोमेटिक डिडक्शंस मिल जाएगा। इसीलिए LIC में जब भी कोई अमाउंट जमा करते हैं ना, तो उसका जो रिसिप्ट होता है ना वो रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आप डिडक्शंस क्लेम करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको एनेक्सर में देना पड़ता है कि या इसके लिए मैंने इतना प्रीमियम भरा तभी आपको डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। और नॉट ओनली LIC प्रीमियम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हो, जो हम लोग सैलरी में PPF कर रहे थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए भी मिलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। मैं इस चैप्टर के ऊपर पढ़ाऊंगा सर आप लोगों को, बट फिर भी दिस इज माय रिकमेंडेशंस कि आप लोग खुद से भी एक बार गो थ्रू जरूर करना। मैं ये चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा, हर चीज पढ़ाना पड़ेगा सर, कुछ भी मैं छोड़ नहीं सकता। बट करंटली मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि जस्ट एक बार ना आंख लगाना कि किसमें कितना डिडक्शंस का यूज कहाँ हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हो ना, डिडक्शंस का यूज यहाँ पर होता है। जी पूरा का पूरा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमारा डिडक्शंस का एरिया आता है, और वो डिडक्शंस ये एज पर दिस कॉन्सेप्ट होता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये 80C से लेके 80U का यहीं पर बता होता है। अच्छा, वो 80GG को लेके जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब क्रिएटिव डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, 80G। अच्छा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस 100% अमाउंट टू पॉलिटिकल पार्टी 80, मैम बोला GGC, कोई बोल रहे GGB, एक सेकंड देख लेते हैं सर। अच्छा देखो सर ध्यान से, 80 मैंने क्या बोला, 80GGC बोला, आप लोग क्या बोल रहे थे, GGB बोल रहे थे। क्या है सर, एनी पर्सन्स अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स फंडेड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अमाउंट टू कंट्रीब्यूट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। सर 80GG भी कंपनी के लिए होता है। क्या हम लोग कंपनी का हिसाब कर रहे थे? नहीं सर, ये कंपनी का हिसाब नहीं है। कंपनी होता तो फिर टैक्स लायबिलिटी तो फ्लैट हो जाता। कंपनी नहीं, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है सर, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी वगैरह समथिंग। इसीलिए 80GGC। कंपनी होगा तो बोल के रखेगा आपको क्वेश्चंस में, कंपनी होगा ना तो क्वेश्चन में बोल के रखेगा, वो कंपनी का हिसाब है। आप लोगों का कंपनी का नहीं पूछता है, आप लोगों का डायरेक्टली इंडिविजुअल्स का पूछता है, HUF का पूछता है। तो ये 80GGB नहीं सर, आपका ये 80GGC था, समझे कि नहीं? हेलो, है सर। हाँ, ये इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, ये कंपनी नहीं है। क्योंकि कंपनी होगा तो आपका फ्लैट परसेंटेज में टैक्स परसेंटेज होता, तो आप स्लैब का थोड़ी ना यूज करते, सही कि नहीं? तब तो हम लोग स्लैब का यूज करते ही नहीं है, तब तो कंपनी के हिसाब से करता, 30%, 40% और 25% का रूल है, वो करते। तो करोगे ना ये वाला, ये डिडक्शंस का जो 80 है, देखो TTA जो हम लोगों ने किया वो भी देख लो। ये देखो 80 TTA, इंडिविजुअल और HUF अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, interest on deposit in savings account, interest on deposit in savings account with a bank or cooperative society, engaged in banking business or a post office, not being time deposit with the time deposit मतलब FD, expiry of FD, actual interest subject to maximum of 10,000, इतना तक ही आप डिडक्शंस ले सकते हो, ठीक है, जो अभी के क्वेश्चंस में था। बाकी कुछ भी आ सकता है, 80C से लेके 80U के अंदर एनीथिंग क्वेश्चन कैन आस्क यू, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ सर कि आप लोग ये जरूर देखते रहना। जिनके पास नहीं है, मुझे याद आ गया है, मैं उनको शेयर कर दूंगा, किससे किससे मुझे शेयर, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। अच्छा सर, मैं सभी को एक बार, सभी को मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये सब ना सर ड्राइव में रख लेना सर, डिलीट नहीं होगा, ड्राइव में रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमेशा ड्राइव में रख लेना। ओके, तो समझ में आया ना सर? विशाल, इनकी प्रियतमा, बोलो रोशनी, क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक है। দাদা আমাকে পাঠিয়ে দিও। अच्छा पाठिए दो, जरूर जरूर भेज देंगे सर, जरूर एक बार करके गो थ्रू करना डेली रात को सोने के टाइम पे। इनकम टैक्स नहीं तो तंग करके मारेगा, रात को सोने के टाइम पे जितना बेहतर करोगे उतना अपने आप को ज्यादा बेहतर बना पाओगे, ठीक है सर। अच्छा विशाल, अच्छा लास्ट दिन का सैलरी का कुछ होमवर्क था, वो होमवर्क का आंसर शीट में सेंड कर रहा हूँ। वो लीव ट्रैवल कंसेशंस वगैरह का था, वो मैंने सॉल्व नहीं कराया, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सैलरी का होमवर्क जो था, होमवर्क का सॉल्यूशन आप लोग एक बार उसको चेक करके
रेक्टिफाई कर लो अगर कुछ गलत हुआ है तो। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। दिक्कत नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग में, फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके तथा? अच्छा सर। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो बाय फिर सबको, टाटा। राखी दादा, ओके टाटा। बाय सर। राखी Bye, दादा। sir. टाटा सर, टाटा।